हाँ सब तुम्हारी तरफ सबके आंसर चेक करें, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर मिले। अभी उसके ऊपर डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, मज़ेदार आंसर लिखे हैं आप लोग। ये तो क्वालिटी के हैं, इसको तो खुद ही बांट लो लोग। क्वालिटी वाले बच्चों ले लो। आप लोग का मेंस का जो आंसर चल रही है, राइटिंग चल रही है, लिख सब लोग ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा नकल करना बंद कर दो, है ना। जो इधर उधर से देख देख के लिख रहे हो या आसपास के सहयोगियों से देख देख के लिख रहे हो, वो थोड़ा रिड्यूस कर दो, ठीक है। और आंसर सबके ठीक ठाक हैं, कुछ चीज़ें इनमें हैं उसके बारे में बताता चला जाऊँगा मैं। उमेश सिंह कौन है? नहीं है? राजेश कुमार, राजेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह, कंक्लूजन लिखो और थोड़ा आंसर को फ्रेम करो, बड़ा इधर उधर भागा हुआ है। सपना, सपना देवी, ऐसे रखना चाहिए। सानिया परवीन, रचना, प्रांजल, शिवानी, शिवानी कटारिया ना, A4 शीट पे लिखना शुरू करो, ठीक है। और कुछ चीजें इसमें मेंशन है उसको पढ़ो। राम रतन, राम रतन, सौम्या, अच्छा आंसर लिखना है आपने सौम्या, लेकिन बस ये है थोड़ा सा कंक्लूजन और चीज़ों पे ध्यान दो ना, आंसर को फ्रेम कर दो। अभी आएंगे मैं फिर दे दूँगा, ठीक है। आशा, अच्छा, बस एक गलती सब लोग कर रहे हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, हेडिंग नहीं डाली जाती है कभी। सब लोग हेडिंग डाल दे रहे हो। हेडिंग क्यों डाल रहे हो? हेडिंग में इंट्रोडक्शन लिख के हेडिंग डाल के थोड़ी आंसर को लिखा जाता है। वो तो एग्जामिनर खुद इतना समझदार है, वो समझ रहा है कि आप इंट्रोडक्शन ही लिखोगे सबसे पहला पार्ट, सेकंड पार्ट में आप बॉडी पार्ट ही लिखोगे और थर्ड पार्ट में कंक्लूजन लिखोगे। इनको कभी हेडिंग डाल के नहीं लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आगे से। अश्वनी अवस्थी, राजेश, प्रशांत कुमार, मैंने पॉइंट्स में लिखने को कहा, आपने कंक्लूजन तक पॉइंट में लिख दिया। इंट्रो से लेकर कंक्लूजन तक सब पॉइंट में लिखा हुआ है, इतना पॉइंट नहीं लिखना है। ये कोई बेनाम का है, नाम ही नहीं लिखा है इस पर, चेक ही नहीं किया मैंने, इसलिए चेक कर लेना। माधुरी शर्मा और मीरा शर्मा, मीरा शर्मा आप ही हो दोनों? सिस्टर है अभी, इसीलिए सेम डिट्टो छाप दिया है, एकदम सेम छापा है। इंट्रोडक्शन मिसिंग है दोनों का, और कंक्लूजन पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा। और साक्षी कौन है? ये भी आपके साथ है? साक्षी का, तो साक्षी साथ में बैठी थी क्या? सेम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम लिखा हुआ है। साक्षी और ये पढ़ो, क्या नाम लिखा है समझ ही नहीं आ रही। गायत्री, गायत्री,
गायत्री इतना खतरनाक नाम लिखा है, जी समझ ही नहीं आ रहा उसको। इंट्रोडक्शन सही से शुरू कर। स्वाति राजपूत, स्वाति आपके आंसर अच्छे हैं, बट ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये हेडिंग डालने से बचिए, निष्कर्ष प्रस्तावना वगैरह, ठीक है, और कंक्लूजन पे थोड़ा सा सही से देखिए। सलोनी सिंह, सलोनी सिंह, कृष्णपाल, बढ़िया, ठीक है, अच्छा आंसर लिखा है आपका, तो अच्छा रहता है हमेशा, बस ये है वर्ड लिमिट पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। सलोनी गंगवार, A4 शीट पे लिखना शुरू करो, ठीक है, बाकी इसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं उसको। सौम्या, अच्छी बात ये आपने सारे आंसर्स लिखे हैं, बस इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं वो देख लेना मैंने मेंशन किया। राजेश कुमार, राजेश कुमार, शेजल कुमारी, सिमरन, आंसर अच्छे लिखे हैं लेकिन इतना सजाना नहीं है ना, इतना सजाने का टाइम मिलेगा नहीं वहाँ पे। पूजा पासवान, अस्मित त्रिपाठी, करण वर्मा, सूरज पाल, स्वाति राजपूत, मार्जिन्स दो थोड़ा सा आंसर्स में। शिवानी, ये भी आंसर आप ही हैं। धर्मेंद्र सिंह, इनकम्प्लीट आंसर, अभी कंक्लूजन भी नहीं है इसमें, है ना। कौशल मिश्रा, आंसर कभी ऐसे शुरू नहीं करना, इसका एक तरीका होता है शुरू करने का, मिलना मुझसे फिर उसके बाद बताऊँगा मैं, ठीक। सूरजपाल, खुशबूपाल, ये नहीं बनाना है सब, हाथ हाथ नहीं बनाना है ना, जो बनाया हुआ है ये समय खराब करने की चीजें हैं। सिमरन, खुशबूपाल, नेहा, नेहा थोड़ा सा मार्जिन दीजिए आंसर्स में, ठीक है, चेक करने की जगह तो मिले। स्वाति राजपूत, आपने भी सारे आंसर लिखे, वेरी गुड। और माधुरी शर्मा, माधुरी, तुम्हारी कॉपी नहीं है हमारे पास, बस इतनी कॉपी थी मेरे पास में, और कॉपी नहीं है, और कॉपी नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, आंसर्स में आप लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हो, एक प्रॉब्लम आप लोग कर रहे हैं, उसको ध्यान रखिए, वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। आप लोग एक चीज कर रहे हैं, सभी लोग एक गलती कर रहे हैं कॉमन, ये प्रस्तावना हेडिंग भी डाल दे रहे हैं, वो नहीं डालनी होती है। क्वेश्चन हमेशा शुरू किया जाता है तो वो लॉजिकल है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखोगे, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग कभी नहीं डाली जाती है, ठीक है। ऐसे ही जब आपको प्रस्तावना के बाद में बॉडी पार्ट लिखना होता है तो बॉडी पार्ट के लिए पैरा को चेंज किया जाता है, वहाँ हेडिंग डालो, जो करना है करो, लेकिन पैरा को चेंज कर दो, और पैरा को चेंज करके नया पॉइंट लिखना शुरू कर दो। पैरा को चेंज करने के बाद पॉइंट्स में लिखना है, या फिर आपको पैराग्राफ में लिखना है, या फिर इन दोनों में ना लिख के फ्लो चार्ट बनाने हैं, जो भी करना है वो आप पैरा चेंज करके करेंगे, ठीक है। तो उससे एक अंदाजा हो जाता है, एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, इन्होंने अब बॉडी पार्ट लिखना शुरू कर दिया। इंट्रोडक्शन जब भी लिखोगे तो वो कभी पॉइंट्स में नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखो इंट्रोडक्शन को एक पैरा में लिखना होता है, और जो कि अगर 150 वर्ड का है तो 5 लाइन मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा मत बढ़ाओ। इंट्रोडक्शन 5 लाइन्स मैक्सिमम होती है, किसी ने कंक्लूजन ही बहुत लंबा लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा लिखा हुआ है, इतना लंबा नहीं लिखना होता है।
दूसरी गलती ये कर रहे हैं आप लोग कि कोई भी इंसान अभी अपने आंसर्स के अंदर फ्लो चार्ट्स ज्यादा यूज नहीं कर रहा है। कुछ ही लोग कर रहे हैं, जैसे पलक ने अच्छे यूज किए हुए, ठीक है, सौम्या ने ठीक ठाक कुछ कुछ जगह पे अच्छे यूज किए हुए, ठीक है, शिवांशी नहीं है, शिवांशी ने अच्छे फ्लो चार्ट्स वगैरह यूज किए हुए हैं आंसर्स में। तो 3-4 बच्चे अच्छे से यूज कर रहे हैं और अच्छे आंसर लिख रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट सबको जरूरी है। सभी लोग अभी अभी इम्प्रूव करो, नए नए आपने आंसर लिखने शुरू करें। दूसरी चीज, जो लोग ठीक ठाक आंसर लिख रहे हो, जिसके पे गुड वेरी गुड लिखा हुआ है, अब वो लोग किसी भी इंटरनेट की सोर्स या हेल्प लेना बंद कर दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक आंसर लिख ले रहे हो, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो आप सोर्स किसी भी तरीके की हेल्प लेना बंद कर दो। अब आप अपना दिमाग लगाओ बैठ के वहाँ पे कि आप इस आंसर में क्या लिख सकते थे। खराब लिखोगे बहुत ज्यादा, यही तो हो सकता है, खराब लिखो, लेकिन आंसर्स में अपने शब्दों का चयन करना सीखो। जब आप अपने शब्दों का चयन करना सीखोगे तब आप आंसर्स में और मजबूत होते चले जाओगे, ठीक है। अभी वो गलत लिखोगे और हो सकता है डिग्रेड हो जाएगी, आंसर राइटिंग खराब हो सकती है, शुरू में खराब हो चल जाएगा, आगे एकदम से खराब होना शुरू होगी तब प्रॉब्लम होगी। अब आगे क्या होगा, आप लोग एकदम से जब टेस्ट सीरीज देना शुरू करोगे मेंस की आंसर राइटिंग की, तब आप लोग को देखने को तो कुछ मिलेगा नहीं, ना इंटरनेट का सोर्स मिलेगा, ना हमारे नोट्स का सोर्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तब तो वो याद करे हुए और समझे हुए शब्दों को लिखना रहेगा, है ना। तो इस वजह से अभी से प्रैक्टिस करो उन सारी चीजों को करने। और जिनकी कॉपी में जो भी चीजें लिखी हैं, जिसको जो समझ नहीं आ रहा है, मैंने सबकी कॉपी में लिखा हुआ है क्या प्रॉब्लम्स है आंसर में। ना समझ आ रहा हो तो चेक कर लेना एक बार और आके मुझसे मिल लेना, ठीक है। और एक बार पता कर लेना कि सर मुझसे कमी क्या रहेगी, मैं अपने आंसर में क्या इंप्रूव करूँ। और जितना बताया जाए उतना इंप्रूव करते चलना। अगर इंप्रूव करते चलोगे तो मेंस की आंसर राइटिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगी, है ना। और मेंस की आंसर राइटिंग परफेक्ट करनी है, प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, प्रीलिम्स में कोई बड़ा मुद्दा नहीं, मेन चीज मेंस है। इसमें स्पीड में 10-15 मिनट लिखाते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, आधा घंटा भी लग जाता होगा, 10-15 मिनट तो आपको बहुत कम है, लेकिन कई बच्चों को तो एक आंसर लिखने में आधा घंटा 40 मिनट भी लग रहा होगा। अभी स्टार्टिंग फेज है, चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी तक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की नहीं है आप लोग ने, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आप ही लोग 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख के आने वाले हो, है ना। आप ही लोग लिखोगे, मेंस में लिखना पड़ेगा, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखोगे। और इसका एक तरीका होता है, मैं किसी बच्चे को उस दिन बता भी रहा था कि मैंने अगर आपको 150 शब्दों का क्वेश्चन दिया है तो आप कोशिश करिए उसको 125 शब्दों में लिख के लाइए, है ना। हमें मार्जिन मिला होता है 125 से 175 शब्दों का, और जब 125 से 175 का मार्जिन मिला है तो हम कम वाले के साथ क्यों ना जाए। अगर 25-25 शब्द आप सोचो 20 क्वेश्चन में बचा रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 200 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन कितने 200 वर्ड्स के बचा लिए प्रॉपर पूरे, है ना। 2 क्वेश्चन प्रॉपर आप बचा लोगे, उसका टाइम बचा लोगे, और उस टाइम आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, क्वेश्चंस को समझने में, फ्रेम करने में। तो 2 क्वेश्चन का टाइम आप बचा लोगे। 2 क्वेश्चन के टाइम बचाने का मतलब कम से कम 17-18 मिनट बचाना होता है ना। तो हर क्वेश्चन की मार्जिन लाइन करो कि 125 शब्दों में इसे कंप्लीट कर देना है। अगर 150 शब्द का आ रहा है, 250 शब्द का आ रहा है, तो आप क्या करो 225 शब्दों में खत्म कर दो उसको, है ना। तो एक मार्जिन लाइन सेट करो अपनी। ये टॉपर्स करते हैं, कभी भी टॉपर्स की कॉपी देखना, वो कभी भी बहुत लंबे आंसर्स नहीं लिखते हैं। वो हमेशा इतना आंसर लिखेंगे कि वो आंसर सिर्फ सेटिस्फाई कर दे एग्जामिनर को। हर आंसर में सेटिस्फाई करना है, ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने क्वेश्चन छोड़ के चले आओ। 2-3 क्वेश्चन छोड़ने थोड़ी है इसके अंदर, इसमें तो सब करना है, हर क्वेश्चन के नंबर आपको मिलना है ना। और 2-2, 3-3 नंबर से इंसान मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। ये वो एग्जाम है ना, इस एग्जाम में 2-2, 3-3 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि जिसके अंदर आपको 2 या 3 नंबर का भी लॉस देखने को मिले, बिल्कुल नहीं। हर चीज में परफेक्शन लाना है, और ये धीरे धीरे आएगा, बस डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सब लोग लिखो, कोई भी क्लास के अंदर ऐसा बच्चा ना हो जो क्वेश्चंस ना लिख रहा हो, सब लिखो। जिनको भी आगे चल के कोई भी मेंस देना है, यही आंसर राइटिंग काम आने वाली है। अभी जिन लोग को परेशानी हो रही है वो थोड़ी बहुत हेल्प ले लो, मैंने मना नहीं किया हेल्प लेने के लिए, लेकिन जिनको परेशानी ज्यादा हो रही है, जिनको लग रहा है हमारे आंसर सही जा रहे हैं, सर ने अभी गुड वेरी गुड देना शुरू कर दिया, तो आप लोग को जरूरत नहीं है किसी भी तरीके की सहायता लेने। आप लोग अपने आंसर्स को फ्रेम करके लिखो, ठीक है। क्वेश्चंस में हमेशा फैक्चुअल नॉलेज को यूज किया करो, फैक्ट्स को यूज किया करो।
अगर फैक्ट्स को यूज करना आप शुरू करोगे तो वहां पे क्या होगा, आंसर्स आपके और खूबसूरत बनेंगे। फ्लो चार्ट उसमें यूज किया करो, मैप डायग्राम्स यूज किया करो। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी आंसर आपका फ्रेम हो जाता है और बहुत जल्दी से आंसर आपका खत्म हो जाता है। जब भी मेंस की आंसर राइटिंग करने जाओगे, ये फाइनल बता रहा हूँ मैं आपको, 20 क्वेश्चन जब भी आप लिखने जाओगे तो उन 20 क्वेश्चन से पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ खाली बैठना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। क्यों खाली बैठना है, क्योंकि आपके सामने एक पेपर होगा, 20 क्वेश्चन होंगे आपके सामने। उन 20 क्वेश्चन का एक माइंड मैप बना रहे होगे आप अपनी रफ शीट पे, और उन रफ शीट में हर एक क्वेश्चन में लिख रहे होगे कि इसके अंदर मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। 15 मिनट सिर्फ यही करना है। अगर आप 15 मिनट इस पे काम कर गए कि 15 मिनट में आपने 20 क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया अपनी कहीं भी रफ शीट के ऊपर, क्या करना है फ्रेम करने में, प्रस्तावना लिखने की जरूरत नहीं है रफ शीट में। रफ शीट में तो आपको पॉइंट्स लिखने कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स इस क्वेश्चन में डालने हैं, सिर्फ उसको पॉइंट्स को लिख लो, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे होगे तब वो पता नहीं याद आए ना है, अभी फ्रेम करते समय सब याद आ जाएगा, और आंसर लिखते समय याद आ जाए तो और अच्छी बात है ना। तो फ्रेम करने से पहले, आंसर को लिखने से पहले सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर लो। 20 क्वेश्चन फ्रेम हो गए, अब 20 क्वेश्चन फ्रेम होने के बाद में फिर लिखना शुरू करो। फिर आप देखिए 3 घंटा आपको ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा है, और आप वो 3 घंटे से भी कम समय में अपने आंसर्स को खत्म कर लो, है ना। तो हर एक चीज को लिखने का एक तरीका होता है। कभी बैठेंगे आप लोग के साथ में, आंसर को कैसे लिखा जाता है, रैंडम क्वेश्चन कैसे आया, किस तरीके से आप एकदम से आंसर लिखना शुरू करोगे, और आपके पास कितना समय उस आंसर को लिखने का, उन सारी चीजों को एक बार साथ में भी बैठ के करें, है ना, जिससे आप लोग को भी उस चीज का एहसास हो कि आंसर्स को फ्रेम करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है। तो ये मेंस की आंसर राइटिंग आपसे करवाई इसलिए जा रही है क्योंकि आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, हर एक चीज में मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जहां पे प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक आता है वो मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड है। जहां मेन से रिलेटेड आता है वो क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे देता हूं जिससे आप फ्रेम करके आंसर को अपने तरीके से लेके आओ। सबके तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग सोर्सेज से सभी लोग लिख रहे हो, लेकिन हाँ एक चीज का बहुत ध्यान रखिए कि सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई होने की कोशिश मत कीजिएगा। अब आंसर्स को ज्यादातर लोग कोशिश ये करिए कि अपने हिसाब से लिखना शुरू कर दें, पॉइंट्स बनाओ। सबको इतनी पता है चीजें कि कैसे आंसर्स को फ्रेम करना है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, हेडिंग नहीं डालनी है, पहले चेंज करना है बस, ठीक है। वहां पे वरना सर्कल करेगा वो काट सकता है उस चीज को, है। तो ये सब चीजें, और डायरेक्टली प्रस्तावना से पहले हेडिंग कभी नहीं डलती है कि आप प्रस्तावना लिखने जा रहे हो और तुरंत ऊपर ही हेडिंग डाल दिए एकदम, नहीं, वहां पे हेडिंग मत डालो, वहां तो प्रस्तावना लिखना शुरू कर दो। और प्रस्तावना लिखने का सबसे आसान तरीका होता है जो बचपन में आप लोग करते थे, क्वेश्चन पढ़ते थे ना ऊपर कि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, बस उसी को प्रस्तावना में लिखना होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके, है ना। तो प्रस्तावना लिखने का यही तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है, और वो सबसे आसान तरीका ही पसंद करता है। हाँ, तो प्रीलिम्स के बाद में जब आप मेंस लिखते होते हो वो आपकी एनसीईआरटी लैंग्वेज के बेसिस पे आपके आंसर को चेक करना होता है। जब एनसीईआरटी बेसिस पे आप आंसर्स को अपने लिखते हो ना, तो वो लैंग्वेज इतनी सरल है एनसीईआरटी की, आप लोग ने पढ़ी होंगी एनसीईआरटी की किताबें, कितनी सरल भाषा है उसके अंदर, तो आपको यही सरल भाषा उसमें लिखनी है जाके, और इस सरल भाषा के अच्छे नंबर मिलते हैं। जो बहुत कठिन भाषाएं लिख के आते हैं उनके नंबर काट लेता है। तो आपको सरल भाषा लिखनी है, सरल भाषा लिखिए, हिंदी उच्चारण को ज्यादा यूज करिए, उन शब्दों का प्रयोग करिए, अपने आंसर को बहुत टफ बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा अगर उसको और टफ बना दोगे और लेंथी बना दोगे, नहीं होगा वो और ज्यादा आपके आंसर को देख के नाराज हो जाएगा। इतने एडवांस की जरूरत नहीं, नॉर्मल आंसर लिखिए, एकदम फ्रेम करिए, कायदे से करिए, सिंपल, जितना सिंपल, जितनी सिंप्लिसिटी और सादगी होती है आंसर के अंदर उतना ही आंसर पसंद किया जाता है, ठीक है। ये मनुष्य के स्वभाव में भी यही होता है कि वो सादगी ही पसंद करता है, तो वो आंसर में भी आपके वो सादगी जहाँ झलकेगी वो चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आंसर्स लिखते रहिए और आप लोग खुद बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे, कई सारी चीजें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस ये है कि चीजों को समझते चलिए और पढ़ते चलिए लगातार। चलिए हम लोग ये बात करेंगे अब आगे चल के, उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग भारत के अंदर शुरू हो रहा है आज, ठीक है। तो हम लोग लास्ट टाइम में पढ़ लिए थे उदारवादी, है ना, उदारवादी विचारधारा समझ आ गई थी। उदारवादी विचारधारा के अलावा हमने कांग्रेस के सेशंस भी वहां तक नोट कर लिए थे जो उदारवादी विचारधारा से रिलेटेड है, ठीक है। 1905 तक का हम लोग कांग्रेस के अधिवेशंस भी पढ़ चुके हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस ने उस समय में अपनी जो भी रोल था उसका, कांग्रेस का आजादी के अंदर वो रोल किस तरीके से निभाया, इन सारी चीजों को हम लोग वहां पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उग्र राष्ट्रवाद का उदय लिखा हुआ है या युग लिखा हुआ है, उग्र का मतलब ही रिवोल्यूशनरी वर्ड से है,
क्रांतिकारी शब्द से है। और जहां उग्रवाद की बात आ जाए वहां पे हिंसा कहीं ना कहीं उसका एक बांट होती है। तो उग्रवाद का मतलब यहाँ पे हिंसा और हिंसात्मक कार्यवाही अब आने वाले लीडर्स अंग्रेजों के प्रति दिखाना शुरू कर देंगे। तो ये उग्र राष्ट्रवाद का उदय कहलाता है। उग्र राष्ट्रवाद का उदय भारत के अंदर क्या है, क्यों है और कैसे हुआ, इसके पीछे की एक कहानी इन तीनों व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। ये त्रिमूर्ति कहलाते थे भारत के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की त्रिमूर्ति, जिनको लाल, बाल और पाल की जोड़ी से जाना जाता है। ठीक है, तिकड़ी से जाना जाता है बेसिकली। ठीक है, लाल का मतलब यहाँ पे लाला लाजपत राय से है, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक से है और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल से है। तो ये तीन लोगों की तिकड़ी है जो किस लिए जानी जाती है, क्रांतिकारी या फिर उग्रवादी आंदोलन को डेवलप करने में भारत में। ठीक है, इनके अलावा एक नाम और आपको याद करना रहेगा, वो है अरविंदो घोष। ठीक, तो ये चार लोग बेसिकली उग्रवादी राष्ट्रवाद आंदोलन के जनक है और इन्होंने भारत के अंदर जितनी भी गतिविधियां चलाई उन गतिविधियों का एक रिजल्ट ये है कि भारत अपनी आजादी की तरफ बहुत तेजी से अग्रसर हुआ, है ना। तो अभी तक एक जो रोक लगी हुई थी पेटिशन, एप्लीकेशन, इन सब के माध्यम से, रिक्वेस्ट करके माध्यम से कि अंग्रेजों से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारी जो भी जरूरत है उनको पूरा करेंगे, इन सब के ऊपर ये लोग प्रतिबंध लगाने के लिए आ गए। इन्होंने बोला अंग्रेजों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों के सामने हम अपना हक भी तो छीन सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। तो उनके सामने लड़ना हमारे लिए एक उपाय है, तो क्यों ना लड़ाई की जाए, है ना। और वो लड़ने का जो एक मकसद इनके अंदर क्रिएट हुआ था उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीजन है बहुत बड़ा। 1905 की जब बात हो रही है, क्योंकि ये युग कब से शुरू हुआ, 1905 से, और 1909 पे हम इस युग को खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं, क्योंकि 1909 तक लगभग इन लोगों के सारे आंदोलनों को दबा दिया गया था। ठीक है, तो आंदोलन कैसे दब गए, किस तरीके से दब गया, उन आंदोलन की बात करेंगे। लेकिन ये शुरू क्यों हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, इसके पीछे के कारणों को जान लेते हैं। लेकिन 1905 का वो समय है जिस समय भारत के अंदर लॉर्ड कर्जन की नीतियां जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी भारत के अंदर एक उग्रवाद के चरण को पैदा करने के लिए। ठीक है, अब भारत के अंदर जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भारतीयों के ऊपर इल्जाम जरूर लगाया कि भारतीयों ने हिंसा करना शुरू कर दी, भारतीयों ने हमारे साथ में हिंसात्मक रवैया अपना लिया जो कि अभी तक नहीं अपनाया गया था। ठीक, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण खुद अंग्रेज थे। अंग्रेजों में अगेन फिर एक ऐसा वायसराय आया जिसने भारत के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू कर दी जिन गतिविधियों की वजह से भारत के अंदर इन आंदोलनकारियों को सामने आना पड़ा। वरना अभी तक तो ये लोग भी शांत बैठे हुए, अभी तक तो इन्होंने 85 से लेकर 5 तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं चलाया, ना किसी की हत्या करने की कोशिश करी। एक दो छिटपुट हत्याएं देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी बेसिक हत्या देखने को नहीं मिलती। ठीक, लेकिन ये पूरे के पूरे राष्ट्रवादी युग का अगर यहाँ पे प्रचलन स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या बड़ा कारण है, वो बड़ा कारण एक है लॉर्ड कर्जन की नीतियां। ठीक है, तो 1905 में अगर ये बड़ा आंदोलन शुरू हुआ तो उसके पीछे एक जिम्मेदार कौन है, लॉर्ड कर्जन की नीतियां। अब कर्जन की नीतियां क्या थी, कर्जन ने भारत के अंदर ऐसी क्या चीजें कर दी जिसकी वजह से इतने बड़े क्रांतिकारी वर्ग का उदय हो गया, है ना। तो कर्जन की एक नीतियों में सबसे ज्यादा जो विनाशक नीति थी वो थी बंगाल के विभाजन। ठीक है, बंगाल के विभाजन के लिए जिस दिन उसने हस्ताक्षर करे उसी दिन से लोगों के मन में ये नीति उत्पन्न हो चुकी थी कि अंग्रेज भारत के अंदर अब उदारवादी सोच से मानने वाले नहीं है, अब इनको सिर्फ और सिर्फ उग्रवादी दल की जरूरत है और उग्रवादी ही अब इनको रोक पाएंगे। तो एक कारण तो था कर्जन की नीतियां, और कर्जन की नीतियों की वजह से ये सारी चीजें उत्पन्न हो। लेकिन कर्जन की नीतियों से पहले भी भारत में कुछ गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों के चलते हुए भी ये आंदोलन क्रिएट हुआ होगा। एक तो कारण ये कह सकते हो आप कि उदारवादियों ने जो नीतियां अपना के रखी थी वो काफी स्लो प्रोसेस था। स्लो प्रोसेस मतलब 85 से लेकर 5 का समय आ चुका था और भारत के अंदर कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि भारत अभी 85 से 1905 के बीच में कोई बड़ा एक अचीवमेंट पाया हो या भारतीयों के लिए किसी भी तरीके की कोई चीज हो गई हो, नहीं दिखता, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। ऊपर से एक बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इस समय में प्लेग आ गया। प्लेग समझते हैं आप, महामारी होती है, ठीक है, महामारी जैसा संकट जब उत्पन्न होता है तो सरकार आपकी सहायता करेगी, सरकार ही तो कोशिश करती है। जैसे अभी हमने देखा कोविड के समय में सरकार ही तो आगे बढ़ के आई लोगों की सहायता करने के लिए। लेकिन इस समय में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उसने बोला कि हम ऐसी महामारी में किसी भी इंसान की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, जिससे नाराज होके यहाँ पे कुछ लोगों ने हत्याएं करना शुरू कर दी। जैसे 1897 में रेंट्स की हत्या, ठीक है, एक उसका कारण है, ठीक, जिसकी हत्या करी गई थी वो भी एक कारण बन गया। अब यहाँ पे
जब उग्रवादी दल के आंदोलन शुरू हो गए, उसके बाद में एक नया ग्रुप क्रिएट हो गया जिसको लीड करना इन तीनों व्यक्तियों ने शुरू कर दिया। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा इनको लीड जो कर रहे थे, सबसे सुप्रीम थे, वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो मुहिम चलाते थे, उस सारी मुहिम के ऊपर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंदो घोष या तमाम और लीडर्स जो थे वो सब इसके अंदर जोड़ते चले जाते थे। ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला और इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कि लोगों ने उदारवादी सोच को छोड़ दिया और उन्हें लगा कि उदारवादी सोच जो थी अभी 20 सालों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाई। और यहाँ 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ और तुरंत ही यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जैसा इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया जिसके अंदर भीड़ ही भीड़ है, पब्लिक ही पब्लिक है। तो पॉपुलर हो गया ये आंदोलन। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन की प्रवृत्ति बहुत तेज दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि भारत अब स्वदेशी आंदोलन के बाद ही अपनी आजादी ले लेगा, है ना। तो ये आंदोलन के क्रिएट होने के पीछे के कारण या राष्ट्रवाद इस तरीके का जब शुरू हुआ, उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। अब आपको देखिए एक एक करके इसके रीजन समझने हैं कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था क्यों हुआ था। पहले मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन है इस समय में वायसराय 1899 से 1905 तक, जिसकी नीतियां जिम्मेदार थी इन सारी चीजों के लिए। इन नीतियों को अगर देखना शुरू करोगे तो ये कुछ चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करके दिखाई गई है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वैसे कर्जन के समय में ये सारे कार्य हुए होंगे, लेकिन इनमें से वो कार्य जिसने कर्जन को यहाँ पर जिम्मेदार माना कि उसने उग्रवादी चरण को पैदा कर दिया, वो कारण क्या थे। जैसे एंड्रयू फ्रेजर ने इसी के समय में 1902 में पुलिस कमीशन की नियुक्ति कर दी थी। पुलिस कमीशन की नियुक्ति करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पुलिस जब अपने हाथों में पूरा कानून का कंट्रोल ले ले और उसके बाद में लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दे, ये गलत है। तो पुलिस कमीशन की जब नियुक्ति की गई, और ये पुलिस कमीशन की नियुक्ति का मतलब जैसा आज के समय में पुलिस प्रशासन देखते हो आप लोग, ये पुलिस प्रशासन की नियुक्ति का दौर यही था कि आपकी एक रैंक होगी, पोस्ट होगी, एसपी होगा, डीएसपी होगा, सुपरिटेंडेंट इंस्पेक्टर होगा आपका, सब इंस्पेक्टर होगा आपका, या फिर पुलिस सिपाही होंगे, या कौन कौन होगा, कैसे कैसे वर्गों में विभाजन होगा पुलिस महकमे का। ये सारा डिवीजन किसने किया? यहाँ पे एंड्रयू फ्रेजर ने किया था। किसके अधीन? कर्जन के अधीन में। डिवीजन करना फिर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डिवीजन के बाद में पुलिस के हाथों में जब अंदाजन राइट्स दे दिए गए, अधिकार दे दिए गए, जिसने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, है ना। तो ये टॉर्चर जो लोग झेल रहे थे वो एक जिम्मेदार था कर्जन के खिलाफ में गुस्सा के लिए, ठीक है। 1904 का अधिनियम मैं आपको बता ही चुका हूँ। यूनिवर्सिटीज के ऊपर रोक लगा दी गई थी लोगों के ऊपर, जब छात्र वहां पे पढ़ रहे थे, शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, अब वो किसी भी तरीके का कोई आंदोलन नहीं कर सकते। ऐसे तमाम आंदोलनों के ऊपर रोक यहाँ से लगा दी गई, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखिए 1905 में एक बड़ा जो देखने को मिलता है वो देखते हैं कि बंगाल विभाजन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ नीतियां इसकी जिसने भारत के अंदर उग्रवादी चरण को जिम्मेदार माना है, ठीक। इसके बाद दिया है लॉर्ड मिंटो, वो भी कम नहीं रहे, उन्होंने भी आके ऐसी चीजों को और बढ़ावा दिया और हवा दी, तभी ये आंदोलन आपको 5 से लेकर 9 तक दिखाई देता है। वरना शायद कर्जन के जाने के बाद ही आंदोलन सिमट भी सकता था, लेकिन उग्रवादी चरण कहां तक गया? 9 तक गया। किसकी वजह से खिंचा होगा? मिंटो की वजह से खिंचा होगा, क्योंकि मिंटो के समय में स्वदेशी आंदोलन पूर्ण रूप से चला है। पूरे स्वदेशी आंदोलन को लॉर्ड मिंटो ने ही झेला, है ना। क्रिएट किसने करवा दिया था? कर्जन ने, लेकिन झेला किसने? मिंटो ने झेला था। मिंटो ने इसके लिए एक बहुत बड़ी चाल चली भारत के अंदर और भारत में एक मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी, ठीक है। अभी मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कैसे मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। और इसको क्रिएट करने वाले अंग्रेजी, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग यहाँ पे क्रिएट कराई थी। तो वो मुस्लिम लीग मिंटो की एक चाल थी जिसके थ्रू यहाँ पे क्रिएट। इसी के समय काल में सूरत में विभाजन हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस जो अभी तक एक यूनाइटेड कांग्रेस के तौर पर जानी जाती थी, अब वो कांग्रेस 2 वर्गों में डिवाइड हो गई। मतलब अब कांग्रेस का उदारवादी चरण अलग हो गया, एक विचारधारा के लोग, और उग्रवादी चरण अलग हो गया जो दूसरी विचारधारा के लोग थे, ठीक है। तो इसी के समय में ये कार्य हुआ था, ठीक है। इसी के समय में समाचार पत्र अधिनियम मतलब प्रेस के ऊपर फिर से लगा दिया गया 1908 के अंदर, ठीक। और इसी के समय में मार्ले मिंटो सुधार भी आए थे 1909 के, जिसने भारत के अंदर डिवाइड एंड रूल का सबसे बड़ा सिद्धांत पैदा कर दिया था, और वो था भारत के अंदर मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देना, ठीक है, अलग से उन्हें निर्वाचन का अधिकार दे देना, जिसकी वजह से भारत के अंदर अब हिंदू मुस्लिम एकता कभी दिखाई ही नहीं दी, है ना। उस फॉर्म में भी दिखाई नहीं दी जिस फॉर्म में पहले कभी 1857 या
ऐसे समय में दिखाई देती थी। गांधी जी ने बहुत कोशिशें करी इन सारी चीजों को एक जगह लाने की, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 1909 का अधिनियम है जो अंग्रेजों ने यहाँ पे पैदा किया था। तो कारण की अगर बात करें, ये उग्रवादी चरण पैदा ही क्यों किया गया, तो ये कर्जन की कुछ नीतियां और लॉर्ड मिंटो की कुछ नीतियां हैं जिसकी वजह से ये उग्रवादी चरण पैदा हुआ होगा। ये क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई ये बात कि उग्रवादी चरण जो 1905 से 9 की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके पॉपुलर लीडर्स कौन है, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, वो क्यों क्रिएट हुआ होगा, इनकी कुछ नीतियों की वजह से क्रिएट हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे समझते हैं और कुछ कारण क्या रहे होंगे। ठीक, और कुछ कारण मैं जानबूझ के अंग्रेजी में लिख के लाया हूं, जिससे बहुत सारे लोगों के हाथ चलते रहते हैं ना। मैं चाहता हूं तुम लोग के हाथ ना चले, जब मैं चल रहा हूं तब चल, है ना। तो वो मैं करवा दूंगा, लिखवा दूंगा, इंग्लिश में जानबूझ के लिख के लाया जिससे तुम लोग के हाथ रुक जाए। ठीक, अब मैं समझाऊंगा तुम लोग को, बिना समझाए समझ आएगा नहीं तुम लोग को, है ना। पढ़ते रहो फिर यहाँ पे बैठे हो। तो अब मैं एक एक चीज समझाऊंगा तुमको, तब तुम लोग लिखोगे बाद में लिखवाऊंगा। देखो, ये उग्रवादी चरण जो शुरू हुआ, उसके शुरू होने के पीछे के कई सारे कारण हैं, जिन कारणों को माना गया 1892 से ये शुरुआत हो चुकी थी। 85 से कांग्रेस की स्थापना हुई और 85 से 92 तक आते आते आपको पता है 92 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था, भारतीय परिषद अधिनियम आ गया था। भारतीय परिषद अधिनियम भारतीयों के लिए एक उपलब्धि तो जरूर था, लेकिन क्या उस फॉर्म में भारतीयों को राइट से अधिकार मिल गए थे जिसकी वो लगातार डिमांड करते थे? नहीं मिले थे, एकदम नहीं मिले थे। अंग्रेजों ने बस भारतीयों को थोड़ा बहुत अधिकार देके ये दिखाया था कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में वो अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए थे। जैसे हम लोग बात करें 92 की काउंसिल एक्ट में भारतीयों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन भारतीयों ने जितनी डिमांड की थी उसकी 1/3 भी नहीं बढ़ाई गई, है ना। प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों को मौके देने की तो बात हुई, लेकिन उतने अमाउंट में भारतीयों को मौके अभी भी नहीं दिए जा रहे जितनी की डिमांड चल रही थी बार बार। और ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से 92 का काउंसिल एक्ट जो है वो भारतीयों की पसंद का नहीं आया, इससे भारतीय नाराज थे। तो पहला कारण उग्रवादी चरण के पैदा होने का 92 का काउंसिल एक्ट या परिषद अधिनियम मान लेंगे हम लोग कि उसकी वजह से यहाँ पे एक कारण बना जिसने उग्रवादी चरण को पैदा किया होगा। दूसरा कारण 1897 है। 1897 में नाटू ब्रदर्स या नाटू बंधु के नाम से दो भाई थे जो जाने जाते थे, जिनको आप चापेकर ब्रदर्स के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इन्होंने क्या करा, हत्या कर दी थी एक अंग्रेज अधिकारी की। अंग्रेज अधिकारी पुणे के अंदर, ठीक है, रैंड नाम था उनका, ठीक है, और रैंड नाम के एक अधिकारी की जब हत्या कर दी गई 1897 के अंदर, और वो हत्या क्यों करी गई, मैंने अभी आपको बताया, अकाल या प्लेग या महामारी जैसी समस्या भारत में उत्पन्न हो चुकी है। अब उसमें क्या हुआ, इनके एक भाई की डेथ हो गई। अब वो डेथ की वजह से, उस महामारी की वजह से ये लोग इतना भड़क गए कि इनको लगा कि भारत के अंदर अंग्रेज कोई सुधार तो नहीं कर रहे, ऊपर से हमारे लोगों को मार रहे। तो इन्होंने क्या करा, जो अंग्रेज मिला इनको उस समय रैंड मिले, रैंड की हत्या कर दी। यहाँ पे रैंड की हत्या करने के बाद में तिलक ने और गोखले ने ट्रायल केसेस चलाए इनके लिए, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इनके बचाव में केस चलाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने इनको नहीं छोड़ा और अंततः इनको फांसी की सजा सुना दी गई। और इनके ट्रायल केसेस लड़ने के चक्कर में तिलक और गोखले को भी जेल भेज दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा वो पॉइंट है जिसकी वजह से भारतीय नाराज थे कि अंग्रेज अभी भी हमारे किसी भी फेवर का काम नहीं कर रहे, तो एक ऐसे वर्ग को खड़ा होना ही पड़ेगा जो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे। तो 1897 का ये वाला जो कांड है ये इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। 1898 में आईपीसी का सेक्शन 124 है, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 124 है और आईपीसी का सेक्शन 156 है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे कानून भारत के अंदर लागू कर दिए गए थे जिन कानूनों ने भारतीयों की आवाज को दबाना शुरू कर दिया। मतलब भारतीय अगर अपनी बात को रखने की भी कोशिश करेंगे, प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे, तो उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस तक लग जाया करते थे। कल्पेबल होमिसाइड बोला जाता है जिसको, मर्डर के अमाउंट के चार्जेस लग जाया करते थे उनके ऊपर। जैसा आज के समय में कुछ परिवर्तन हुआ, सुना आप लोगों ने, क्या परिवर्तन हुआ? अभी एक धारा आई है, ठीक है, धारा का नाम अभिषेक सर से पूछ लेता तुम लोग, मुझे याद नहीं है, लेकिन उस धारा के अंतर्गत इस बात को बोला गया है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम आउट होता है किसी का या एग्जाम लीक होता है, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ या पीसीएस का लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ, जो भी बातें चलती रहती है, इन लीक एग्जामिनेशन के बारे में अगर किसी ने गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी तो उसको भी उसी अमाउंट की सजा दी जाएगी जिस अमाउंट की सजा पेपर लीक करने वाले को दी जाती है। ठीक है, मतलब अगर अब आप कंप्लेंट करने भी जाते हो
कि हमने FIR करानी है क्योंकि हमारी जगह पे पेपर लीक हुआ है, और कल को हो सकता है कुछ प्रभावी लोग वहां के उस पेपर लीक की खबर को छुपा दें, जैसे नीट में हो गया, छुपा दिया गया है ना, हुआ तो था और सबको पता है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, यहाँ पे कोई बंद नहीं करे बैठा, लेकिन वो पेपर लीक को कहीं ना कहीं ढक दिया गया। अब उसके बाद में अब ये सजा का प्रावधान आगे चल के बना दिया गया, अब उन लोगों को भी सजा मिलेगी जिन्होंने आके कोर्ट का समय व्यर्थ किया, जिन्होंने आके सरकार के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, है ना। तो ये वही उसी तरीके के रिप्रेसिव लॉज को भारत के अंदर इस समय रेगुलेट किया गया है, जो अंग्रेजों की मुखालफत हम लोग करते थे जिस समय, कि अंग्रेज ऐसे लॉ भारतीयों के शोषण के लिए लागू कर रहे हैं। मतलब अगर आप यूपी PCS का एग्जाम देने जाते हो, RO का एग्जाम देने जाते हो और वो पेपर आउट हो गया, तो आप शांत होकर घर में बैठे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने कंप्लेंट भी कर दी जाके, वो कंप्लेंट का आपके ऊपर ही सारा का सारा ठीकरा फूटेगा, क्योंकि कल को हो सकता कोई प्रभावी व्यक्ति आए और वो आके अपना पैसा वैसा देके सब दबा दे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है, और बाद में किसने कंप्लेंट करी थी, अच्छा इस व्यक्ति ने की, बुलाओ इसको, और इसके ऊपर सारे वो चार्जेस लगेंगे जो चार्जेस पेपर को लीक करने वाले व्यक्ति पे लगते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और उसके साथ में कम से कम 10 साल की सजा, है ना। तो अब आप लोग शांति से तैयारी करिए बस, और देखिए क्या होता है, ठीक। तो ये रिप्रेसिव लॉस थे उस समय में, और रिप्रेसिव लॉस को लेके लगातार उस समय में जो है यहाँ पे लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उसी के थ्रू एक उग्रवादी दल का यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। 1899 में इस समय में यहाँ पे इंडियन मेंबर्स का रिडक्शन हो गया, जहाँ बात चल रही थी कि भारत की सदस्यता को बढ़ाया जाए, तो व्यवसाय के अंदर कॉर्पोरेशन अधिनियम में क्या करा गया, यहाँ पे भारतीयों की सदस्यता या भारतीय मेंबर्स को रिड्यूस कर दिया गया। एक कारण यह है जिसकी वजह से ये जाना जाता है कि उग्रवादी दल का स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। 1904 के अंदर कई सारे प्रेस के फ्रीडम के ऊपर रोक लगाई गई, यूनिवर्सिटी एक्ट जो मैंने पीछे भी आपको बताया वो हुआ, और 1904 के अंदर जैसे यूनिवर्सिटी एक्ट लिखा हुआ, और 1905 का बंगाल विभाजन, ये सारे वो रीजंस हैं जिनकी वजह से भारत में एक उग्रवादी चरण का उदय हुआ होगा, ठीक है। चरण से याद आया, हाँ चरण कुछ कह रहे थे। फिर तो सरकार नाकाम है ना, मतलब जो पेपर लीक करा रहे हैं, जो दबा रहे हैं, तो उनसे दब रही सरकार। देखो कुछ भी कह सकते हो सकता है बड़े बड़े मंत्रियों का ही हाथ हो उसमें, कुछ भी कह सकते हैं, और मंत्री अपोजिशन बेस से भी हो सकते हैं, सरकार से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, हाँ जो कंप्लेंट कर रहा है, हाँ तो फायदा हो गया ना। हाँ तो वही बात है, या तो आप प्रूव कर ले जाओ कि पेपर लीक हुआ है, उसके लिए आप अपना पूरा जोर लगा दो कि पेपर लीक हुआ है, और अगर आप नहीं प्रूव कर पाए फिर आपके ऊपर वही चार्जेस लगेंगे जो लीक करने वाले व्यक्ति के ऊपर लगते हैं, है ना। ये इसलिए किया गया कि भारत के अंदर जो हमेशा उत्पाद मचे रहते हैं ना, कि जब देखो आंदोलन, जब देखो आंदोलन, ऐसे आंदोलनों को दबाने के लिए किया गया, है ना। हाँ तो वही है, भीड़ के लिए भी कई प्रोटेस्ट में भीड़ खड़ी होगी, जो भी होगा। अभी देखो ना दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है ना, कोचिंग माफियाज के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, कितनी बुरी तरीके से पुलिस मार मार के सबको ले जा रही है ना। क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि उनको अधिकार मिल गया है ऐसा वाला कि भाई हमारे पास तो कानून है, हम स्टूडेंट्स के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं कहीं पे कानून इतना ज्यादा निर्दयी हो जाता है, वो मानवता को भूल जाता है, और वो होना भी पड़ता है कहीं कहीं आपको शांति को बनाए रखने के लिए। तो ऐसी चीजें होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। आप चाहो तो इनको क्रिटिसाइज भी कर सकते हो, चाहो तो इसके अंदर कुछ पॉजिटिव भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी चीजों का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स की भी कोई चीज होती है। 3 बच्चों की हत्याएं हो गई वहां पे, और उनके लिए अगर कोई आवाज भी नहीं उठाएगा तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो 3 बच्चों की हत्याओं के लिए तो बच्चे आवाज उठा रहे हैं, और अगर ऐसे डिसीजंस भारत के अंदर लगातार लेते रहे, क्योंकि गलती है वहां पे, सरकार की भी गलती है, वहां के लोकल्स की ऑफिशियल्स की भी गलती है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी गलती है ना। और नहीं, बच्चे इसमें क्या गलत करेंगे? हाँ आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ तो आपको जागरूक होना चाहिए। हाँ। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि जिस बिल्डिंग हम लाइब्रेरी जा रहे हैं तो ऑलरेडी नीचे तरफ है, हाँ। जमीन फंसी हुई है, हाँ। बरसात का मौसम है, हाँ। हमको भी कहीं यूपीएससी इस तरह वो ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताओ कृष्णपाल, अगर मैं बता रहा हूँ, नहीं पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मैं उनका तर्क बता रहा हूँ। दिल्ली के अंदर जो करोल बाग का इलाका है, वहां पे मिला के अप्रोक्स कम से कम 50 से 60 लाइब्रेरीज, और उन 50 से 60 लाइब्रेरी में पैर रखने की जगह नहीं होती है, ठीक है, पहला कारण।
और इसी समय मेंस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। मेंस के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए बच्चे लगातार लाइब्रेरी में उपस्थित हैं। अब जब उन्हें पता चला कि भाई बाढ़ की समस्या का निवारण हो चुका है, कहीं पानी भरा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो वो बच्चे गए नीचे तल में जाकर पढ़ने लगे। उनको एक भरोसा होता है, तुम सब लोग बैठे हो, हम लोग के भरोसे बैठे हो ना, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रशासन है, कल को कोई कमी होगी तो हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। आप हमारे भरोसे बैठे हुए यहाँ पे, या आपके पेरेंट्स गार्जियंस हमारे भरोसे आपको यहाँ पे भेज रहे होते हैं, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वहां पे जो बच्चे नीचे बैठे हुए थे, जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, पहली तो चीज ये है कि अगर आप प्रशासन को ये बात पता थी कि इस समय में बाढ़ जैसी समस्या, पानी भरने की समस्या है, तो उस समय में उस आयरन गेट के ऊपर वो लागू करने की क्या जरूरत थी। आप लॉक सिस्टम हटा सकते थे, आप गेट को खुला छोड़ सकते थे, जिससे बच्चे तुरंत के तुरंत बाहर भाग जाते। अब क्या हुआ कि उसके अंदर वो लॉक सिस्टम ऐसा था कि सेंसर वाला सिस्टम था, पानी भरा, लॉक खराब हो गया, सेंसर खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी गई, 12 फीट पानी भर गया। बच्चे उसके अंदर कहां से तैरेंगे, और दम घुट गया उनका, उसके अंदर मर गए। ये हत्या है, बहुत बुरी तरीके से इसको बोला जाएगा तो ये हत्या है। ये कहोगे कि जानबूझ के की गई हत्या, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के की गई, लेकिन हाँ लापरवाही में की गई हत्या। तभी उनके ऊपर चार्जेस कल्पेबल होमिसाइड के लगे। अभी जैसे मैंने वर्ड आपको बताया कि हत्या के बराबर ही इसको माना जाता है ना। जैसे सती प्रथा के लिए माना जाता था, हत्या तो नहीं थी, लोग अपनी क्या कर रहे थे, सभ्यता को फॉलो करने के लिए हत्याएं कर दे रहे थे, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट टू मर्डर, मतलब मर्डर के बराबर की हत्या को उसको मान लिया जाता है, तभी इनके ऊपर ये चार्जेस लगे। ऐसे थोड़ी चार्ज लग जाएगा, अगर वहां के मालिक के ऊपर इतना बड़ा चार्ज लगा, प्रशासन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो नहीं। और इतने जानकार यूपीएससी के बच्चे हैं, तभी तो कुछ डिमांड्स उठा रहे हैं अपनी, तभी तो बात रख रहे हैं यहाँ पे, है? और उनका भी कहना सही है कि अगर 50 से 60 इंस्टीट्यूट आप ऐसे चला रहे हो तो चेक तो करो कि उसमें सिक्योरिटी पर्पजेस क्या है। और उससे पहले भी एमसीडी को कई सारे लेटर लिख के दिए जा चुके थे कि भाई यहाँ पे पानी भरने की समस्या रहती है, पानी भर सकता है, थोड़ा डेंजर है ना। तो ऐसी चीजें थी, लेकिन उसके बाद में भी ध्यान नहीं दिया, वो गलत है, बहुत गलत है। मतलब इसके तो पक्ष में किसी भी तरीके से कोई भी पॉलिटिकल लीडर के पक्ष में या प्रशासन के पक्ष में आया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब लोग उस फील्ड से बिलोंग करते हैं जिस फील्ड में वो बच्चे मारे गए, है ना। तो कहीं ना कहीं एक समर्थन देने की समय इसीलिए जरूरत होती है। वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए, आगे ऐसी गलतियां ना हो, इसको लेकर निवारण हम सोच सकते हैं, है ना। एमसीडी ने दे कैसे दी परमिशन, ये भी तो एक मुद्दा है। पैसा चल रहा है। दूसरी बात ये, बेसमेंट में आप केवल आप स्टॉक रिजर्व के लिए आप बेसमेंट का उपयोग कर सकते हैं, कि वहाँ पर तो बता रहे हैं कि वहाँ पे पीजीज हैं। हाँ ऑब्वियसली बेसमेंट में पीजी बना रखे हैं, पीजी, हॉस्टल्स और इवन कैंटीन्स, कोचिंग सेंटर्स, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है। अगर कभी आप लोग दिल्ली गए होंगे तो जितना ऊपर बना हुआ उससे ज्यादा नीचे बना हुआ दिखाई देता है आपको, है ना। तो ये सारे, और बताया वहाँ पे बाढ़ की समस्या रहती है, तो फिर ऐसी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, है। तो बहुत सारी लापरवाहियां तो हुई हैं, उन लापरवाहियों के तहत ही ऐसी सारी चीजें हुई हैं। तो ये सोचो 2-3 मौतें भी अगर हुई हैं, लोगों को लगा हो भले से कम हुआ है, 3 लोग तो गए क्या है, लेकिन वो 3 फ्यूचर्स ऑफ इंडिया थे, है ना। शायद वो अपनी फील्ड में जाकर कुछ बहुत अच्छा कर देते, देश के लिए कुछ बहुत अच्छा भविष्य निर्धारित कर सकते थे, है। तो वो जो हम लोग कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस क्लियर किए, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसको लेके कम से कम गहन सोच होनी चाहिए हमारी। आगे ऐसी समस्याओं को लेके ऐसी चीजें उत्पन्न ना हो तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन सोचने। हो सकता है ये कल को केस स्टडी के फॉर्म में आपके सामने आ जाए, ये समस्या आएगी, ऐसा बिल्कुल आएगा आपके सामने कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं या कोचिंग माफियाज की बात होती है, या फिर दिल्ली के अंदर ये जो लगातार बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, इतनी भीड़ पहुंच जाती है वहां पे जाके, तो ऐसी कोई केस स्टडी आ सकती है, या वहां पे जो हत्याएं हो गई, मर्डर्स हो गए, या जो भी मौतें हो गई, वो केस स्टडी के फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। एथिक्स में आपसे पूछ सकता है, पेपर नंबर 4 आपके पास में जो आता है, उस पेपर नंबर 4 में एथिक्स की केस स्टडी आती है, और ऐसी केस स्टडी आपके सामने बन सकती है। अब वहां पे आपको वैल्यूएशन करना है इस पूरी की पूरी घटना का, वो करने को आ सकता है। कल को हो सकता है आप इंटरव्यू दे रहे हो बैठ के किसी भी एग्जामिनेशन का, उस इंटरव्यू में वो आपसे पूछ लेगा, आप बताइए आपका पक्ष क्या है, आप होते वहां पे क्या करते, अगर आप वहां पे जिम्मेदार होते या एमसीडी के सदस्य होते या आप वहां के प्रशासनिक अधिकारी होते, तो आप यहाँ पे क्या स्टेप लेते। तो ये चर्चा करना इसलिए जरूरी है। ये आउट ऑफ द बॉक्स जरूर चीज हो सकती है कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि यूपीएससी का एक हिस्सा है, अब यूपीएससी के हिस्से में वो आपसे किसी भी फॉर्म में वो कल को ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेन फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपना थिंकिंग को बढ़ाइए। जितना आप अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाते चले जाओगे, ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीजों को सोच के, उतनी ये सब चीजें आपके लिए आसान।
ये सब चीजें पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है और पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बस हम आपको कुछ नए एंगल्स दे सकते हैं, वो नए एंगल्स आप तक पहुंचा सकते हैं कि वो नए एंगल से आप अपने आंसर्स को देखना शुरू कर दोगे। हम आपको सिर्फ उतनी चीज दे सकते हैं, बाकी तो सारी चीजें जो है वो सिर्फ डिस्कशन। यूपीएससी के क्लास को बहुत ही ज्यादा खराब और बेकार माना जाता है जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम 11वीं 12वीं 10वीं 8वीं 9वीं कक्षा को नहीं पढ़ा रहे कि हम आपको क्लास में कुछ चीजें बताएं और आप रटते चले जाओ। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन, और क्लास में जो बच्चे टू वे कम्युनिकेशन करते हैं टीचर्स के साथ में, उन बच्चों को आप हमेशा रिजल्ट में पाओगे, हमेशा रिजल्ट में पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनेशन का पार्ट ही है, वो पार्ट है। आप अपने कंफ्यूजन, डाउट्स या जो भी बातें हम लोग के साथ में यहाँ पे शेयर करते हो, डिस्कस करते हो, क्योंकि यूपीएससी का क्लास लेक्चर नहीं होता, इसी डिस्कशन बोला जाता है कि मैं क्लास के अंदर एक टॉपिक लेके आया, मैं अगर उम्मीद करूं कि मैं पूरा ही आपको पढ़ाने वाला हूं तो ये बेवकूफी। मैं क्लास में उम्मीद करके ये आऊं कि ये टॉपिक मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उतने में आप भी योगदान दोगे अपना, आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे। तो जितने टॉपिक्स मैं पढ़ाता जाऊं, इसीलिए मैं बोलता हूं रिवीजन करते चलो। मैं पढ़ा रहा हूं, कल को अब आपको पता है कि मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं, इस टॉपिक को पहले से पढ़ के आ जाओ। थोड़ा सा तो पढ़ना है, एनसीईआरटी में देख लो, स्पेक्ट्रम में देख लो, जाके थोड़ा पढ़ लो। अगर आप उसको एक बार रिव्यू कर लोगे, हो सकता है मैं कोई ऐसा पॉइंट बता रहा हूं, आप कोई ऐसा नया पॉइंट बता दो जिससे हो सकता है पूरे क्लास में एक नया पॉइंट चला जाए, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू चला जाए, और आपने जो पॉइंट बोला उसके मैं 4 पॉइंट्स और खोल के आपको बता दूंगा वहां से। तो ये डिस्कशन का पार्ट होता है, जितना डिस्कस करोगे क्लास के अंदर उतना अपने अंदर आप सुधार कर लोगे। तो ये कोशिश करा करो, क्योंकि पढ़ाना सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके हम चले जाएंगे, उसमें हमारा फायदा है, आपको उसमें कोई फायदा नहीं, सच में कोई फायदा नहीं, डिस्कशन में फायदा है। जितना डिस्कस करोगे क्लास के अंदर, एक एक बच्चा ये चीज सोच लो कि आज ये क्वेश्चन सर से पूछना है, आज ये क्वेश्चन सर से पूछना है, या यहाँ बैठे बैठे आप लोग देख लेते होंगे कई सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आते होंगे, और 100% एक एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है, 100% आता है, बस आप लोग किसी ना किसी वजह से पूछते हैं, कोई ना कोई, कभी कोई कुछ सोचता है, कभी कोई कुछ सोचता है, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये नहीं, कुछ नहीं। जब सिलेक्शन नहीं होगा तब सोचो क्या लोग सोचेंगे, है ना। तो उस स्टेज में जाने से अच्छा है अभी करा लो बेइज्जती। वहां की बेइज्जती बहुत हड़ती है, यहाँ वाली नहीं हड़ती, और ये बेइज्जती नहीं होती है। जो लोग नहीं पूछ रहे हैं, क्लास में खामोश बैठे हैं, एक्चुअल में तो बेइज्जती उनकी है कि वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कुछ पूछने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। करो, और ऐसा थोड़ी है कि हम लोग आपसे कोई 40 साल बड़े हैं, लाठी टेक के आ रहे हैं क्लास के अंदर घासते हुए, कि तुम लोग डर रहे हो हमसे, या डर लग रहा हो ये सर से कैसे पूछ लें, या ये हो जाएगा। तुम ही लोग के साथ के लोग हैं, सब लोग जितने भी टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, है ना। कोशिश करो डिस्कशन करने की, तो जितना डिस्कस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग उग्रवादी दल को पढ़ रहे हैं, उग्रवादी दल के अंदर जो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट से बात कर रहे थे कि ये दल शुरू ही क्यों हुआ, उस दल के पीछे के कारण जो मैंने आपको बताया, उसके बाद में कुछ कारण और भी हैं जो यहाँ पे जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे अरविंदो घोष, मैंने बताया ना 4 नाम है, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। अरविंदो घोष वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से भारत के अंदर ये जो तिकड़ी थी एक साथ आ पाई थी, ठीक है, ग्रुप ये लोग बना पाए थे, और एक साथ ग्रुप में साथ में बन पाए थे कि उग्रवादी दल की शुरुआत करनी है, जिसकी वजह से एक लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला, और ये बात उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती थी कि हम सब मिलके भारत के अंदर एक नया राष्ट्रवाद का उदय कर सकते हैं। तो ये पर्सन जिम्मेदार है जिसने इतने बड़े क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का कार्य किया, ठीक है। तो इसलिए इनको माना जाता है, इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें भी की थी। एजुकेशन आपको पता है, शिक्षा का विकास भी हो रहा है भारत के अंदर लगातार। जो अंग्रेज हमको शिक्षा दे रहे थे, उसी शिक्षा का हमने राष्ट्रवाद में और आंदोलनों में फायदा उठाया, है ना। वो शिक्षा तो हमें दे रहे थे खुद को अपने जैसा बनाने के लिए, लेकिन हमने क्या करा, उस शिक्षा का फायदा उठा के उन्हीं को देश से भगा दिया, है ना। तो भारत ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी उठाया। तो एजुकेशन का जैसे जैसे प्रमोशन हो रहा था उस तरीके से चीजें बढ़ रही थी। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस की बात करें, जितने भी आप अंतरराष्ट्रीय इन्फ्लुएंस की अगर बात करोगे यहाँ पे, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर उग्रवादी दल का यहाँ पे उदय हो रहा है तो वो देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां क्या क्या चल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां
गतिविधियों के अंदर जैसे मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के एग्जाम्पल दिए थे, है ना, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी तो लोग उग्रवाद का सहारा लेके ही अपनी आजादी प्राप्त किए। उन्होंने भी तो वॉर किया था, वो भी तो युद्ध लड़े थे। अगर वो सिर्फ और सिर्फ उदारवादी नीतियों को अपनाए रहते कि नहीं हमें हिंसा करनी ही नहीं है और हम अपनी आजादी ऐसे ही प्राप्त कर लेंगे, तो हो सकता 100 सालों तक हम इंतजार ही करते रहते, हमें बिना उग्रवाद की आजादी नहीं मिलती। ऐसा लोगों का मानना हो गया था इस समय। ये बात 100% सत्य नहीं है, आप इस बात को प्रमाणित मत मान लीजिएगा कि हिंसा से ही आजादी मिलेगी, ठीक है। ये बात मैं सिर्फ उनकी सोच बता रहा हूं उस समय, कि उस समय लोगों की सोच क्या हो गई थी, ये हो चुकी थी कि अगर जब तक हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि दुनिया भर के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उस समय में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जहां पे हिंसाएं हो रही हैं, वॉर हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, तब जाके एक नया उदय हो पा रहा है, एक नया विकास हो पा रहा है या आजादी मिल पा रही है। तो लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस देख के, ठीक है। इसके बाद में कई सारी वेस्टर्नाइजेशन थिंकिंग या पश्चिमीकरण की सोच जो थी उसको भारतीयों ने भी दबा दिया, भारतीयों ने दबाने का कोशिश किया। जैसे हम आप देखते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे लोगों ने आए और आने के बाद में बोला पश्चिमी विचारधारा से आपको इंस्पायर होने से अच्छा है आप आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दो और भारतीय संस्कृति का बचाव करते रहो। ये भी तो सोच हमारे साथ में इस समय चल रही थी, तो लोगों ने इस सोच को भी आगे बढ़ाया, बोले कि पश्चिमीकरण से भारतीय को नुकसान है, पश्चिमीकरण की जगह आधुनिकीकरण के ऊपर जोर दिया जाए। और ऐसे थिंकर्स के एग्जाम्पल हमारे सामने थे जिन्होंने बताया था कि आधुनिकीकरण का सहारा लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा उग्र रूप भी कभी कभी अपनाना पड़ेगा, और वो उग्र रूप को अपनाने के लिए ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने थे। तो लोगों ने इस चीज को भी माना, इन चीज को भी किया, ठीक है। और अगली चीज जो बहुत बड़ी थी वो ये थी कि अभी तक जितने भी उदारवादी नेताओं ने कोशिशें की थी उन सारी कोशिशों से लोग नाराज थे, क्योंकि उससे अच्छे कोई रिजल्ट नहीं मिले। जैसे हमने बोला 1892 का परिषद अधिनियम, वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, है ना। और अगर भारतीय कानूनों में सुधारों की बात करें तो भारतीय को ऐसा कुछ अचीव नहीं हो गया था जिसकी वजह से भारत के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हो जाता। तो एक डिससेटिस्फेक्शन था, एक लोग नाराज भी थे कहीं ना कहीं उदारवादी लोगों से, तो उसकी वजह से एक नया युग तो आएगा ही आएगा ना, तो फिर उग्रवादी युग वहां से डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। ये कर्जन की पॉलिसी मैं आपको बता चुका, इसकी पॉलिसी थी जो जिम्मेदार मानी जाती है, ठीक है। अब लिखो, अब हेडिंग डालो उग्रवादी राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवाद का उदय या उग्रवादी राष्ट्रवाद 1905 से लेकर 1909 तक, ठीक। उसके अंदर लिखो लाल बाल पाल, लाल बाल पाल फुल फॉर्म तो पता ही आपको, लिख लेना, लाल बाल पाल एवं अरविंदो घोष, लाल बाल पाल एवं अरविंदो घोष उग्र राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर जाने जाते हैं, उग्र राष्ट्रवाद के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था इसके अलावा जितने भी लीडर्स होंगे आपके सामने एग्जाम्पल अगर आ जाए तो वो सब उदारवादी नेताओं के एग्जाम्पल होंगे। ये 4 नाम हैं, ठीक है। आगे चल के 1-2 नाम और पढ़ लेंगे हम लोग, वो सब आप लोग समझते चले जाओगे, ठीक। उसके बाद लिखो कारण, कारण लिखो इसके बाद उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, ठीक है। तो कारणों की चर्चा करेंगे हम लोग। पहला कारण लिखो इसमें 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की विफलता, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम की विफलता। अठारह सौ 97 दूसरा पॉइंट लिखो, 1897 अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या, अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या। हाँ, रेले कमीशन यूनिवर्सिटी की वजह से उसी का पार्ट है। 1898 भारतीय कानून प्रणाली में परिवर्तन,
भारतीय कानून प्रणाली में परिवर्तन। एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे एग्जाम्पल में लिख लेना जैसे आईपीसी का सेक्शन 124 ए और आईपीसी का सेक्शन 156 ए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल। उसके बाद 1904 लिख लो। प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला, 1904 प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला। और 1904 में लिख लेना, 1904 में प्रेस की स्वतंत्रता पे हमला, और 1904 में ही लिख लेना भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, इनके बारे में लिख लिया आपने। उसके बाद लिखिए शिक्षा का विकास। अगला कारण लिखिए शिक्षा का विकास। इसी में अगला कारण शिक्षा का विकास या ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। अगला अंतरराष्ट्रीय प्रभाव या इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस बोलते हैं जिसको, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। एग्जाम्पल में ये सब लिख लेना। इथियोपिया का वॉर जो हुआ था 1896 वाला, एग्जाम्पल में लिख लो। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में एग्जाम्पल में लिख लो इथियोपियंस वॉर जो हुआ था 1896 में। बोर वॉर अफ्रीका का है 1899 से 1902 तक। ठीक, और जापान की विक्ट्री रशिया के ऊपर 1905। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल लिख लो। इथियोपिया की लड़ाई या युद्ध, बोर का वॉर या बोर की लड़ाई युद्ध, और फिर अगला जापान की विक्ट्री या जापान की विजय रशिया के ऊपर। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेना। आंसर में अपने इसको उपयोग जरूर करना जब भी ऐसी कोई बात आपको लिखने को है। ये फैक्चुअल चीजें जब भी आंसर में ऐड करते हो तो उसका वजन बढ़ता है हमेशा आंसर में। ठीक है, अगला लिखो पश्चिमीकरण के विरुद्ध, पश्चिमीकरण के विरुद्ध भारतीय, पश्चिमीकरण के विरुद्ध भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पश्चिमीकरण के विरुद्ध भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। एक पॉइंट और लिख लो, उदारवादियों के प्रति, उदारवादियों के प्रति असंतोष का उदय, उदारवादियों के प्रति असंतोष का उदय, डिससैटिस्फैक्शन विद अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लो, विभाजनकारी नीतियां, विभाजनकारी नीतियां कर्जन के द्वारा, विभाजनकारी नीतियां कर्जन के द्वारा, जैसे बंगाल का विभाजन। ठीक है, ये सब कारण हैं जो जिम्मेदार थे भारत के अंदर उग्र राष्ट्रवाद के बढ़ने के। और इन सब में जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण क्या था? बंगाल का विभाजन। ठीक है, ये आपके सामने पूरा बंगाल है जो मैप में बना हुआ है। इस मैप में पूरे बंगाल को अगर आप देखोगे तो ये वो बंगाल है जिसके अंदर आज का बांग्लादेश, उस समय का उड़ीसा, अभी का वेस्ट बंगाल, ठीक है, या बिहार का कुछ प्रांत,
इस सब के अंतर्गत आया करता था। असम का भी पार्ट आप कह सकते हो। तो मतलब एक देश जो बांग्लादेश है उसके साथ में 4 राज्य इसके पार्ट हुआ करते थे, अगर आज के एरिया के हिसाब से देखें तो ये था इतना बड़ा बंगाल। तभी हम लोग बार बार देखते हैं ना कि बंगाल से ही इतनी गतिविधियां क्यों चल रही हैं, बंगाल में ही क्यों लगातार इतने सारे क्रांतिकारी आंदोलन चलते हैं। बंगाल की इन गतिविधियों और क्रांतिकारी आंदोलनों का कारण यही था, बंगाल का एक बहुत बड़ा सीमा क्षेत्र, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इस समय जो नीति अपनाई वो नीति ये थी कि बंगाल के विभाजन को यहाँ पे कर दिया जाए। बंगाल के विभाजन को करने के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का यही था कि जैसे ही बंगाल छोटा हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा या संकुचित हो जाएगा, उस समय में हम अंग्रेज जो हैं वो भारतीय के ऊपर और अच्छा दबाव बना पाएंगे और अच्छा प्रेशर बना पाएंगे। तो जब भी आप किसी भी बाउंड्री को क्या करो, रिड्यूस कर दो, तोड़ दो, तो उस बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोग स्वतः ही टूट जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने 2 वर्गों को पूर्ण रूप से अलग अलग कर दिया और लोगों को भी तोड़ दिया। उसी तरीके से बंगाल के विभाजन ने भी ये कार्य उस समय में किया था। बंगाल के विभाजन को अंग्रेजों ने कारण बताया कि इतनी बड़ी बाउंड्री है, हम इस एरिया को इतने बड़े लेवल पे नहीं चला सकते एक अधिकारी के तौर पे, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे जिससे बंगाल अच्छे तरीके से चल पाएगा। ये अंग्रेजों का दिया हुआ ऑब्जेक्टिव या एम था कि हम इसलिए कर रहे हैं बंगाल का विभाजन, लेकिन ये सच नहीं था। कांग्रेस ने बोला ये सिर्फ धोखा है जो अंग्रेज हमें रीजन बता रहे हैं। एक्चुअल में इसका रीजन ये है कि ये हिंदू मुस्लिम बंटवारा भारत में करना चाहते हैं। भारत के अंदर बंगाल की राजधानी या उनकी राजधानियों में परिवर्तन करके, उस स्टेट में परिवर्तन करके एक बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम सोच के आधार पर। दूसरा, ये भाषाई आधार पर 2 समुदाय को डिवाइड करना चाहते हैं, मतलब 2 तरीके की भाषा बोलने वाले लोग अगर यहाँ रहते हैं, उन 2 तरीके की भाषा बोलने वाले लोगों को अलग अलग कर दिया जाए। तो इस तरीके से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का मत था या कांग्रेस ने इस तरीके से सुझाव दिया अपना, ठीक है। अब देखिए बंगाल का विभाजन हुआ कैसे। एक तरफ तो आपको ये बंगाल दिख रहा है रेड कलर में, जो था वेस्टर्न बंगाल, पश्चिमी बंगाल इसको बोला गया, और एक तरफ आपको ये दिख रहा है ईस्टर्न बंगाल जिसको पूर्वी बंगाल बोला गया, ठीक है। ये पश्चिमी बंगाल को जब इधर से अलग किया गया, इस पश्चिमी बंगाल के अंदर राजधानी को जो घोषित किया गया वो किया गया कलकत्ता। क्या घोषित किया गया? कलकत्ता। और जब इधर ईस्टर्न बंगाल को इधर करा गया तो ईस्टर्न बंगाल को इस समय राजधानी को घोषित क्या किया गया? ढाका, ठीक है, जो बांग्लादेश की आज के समय में राजधानी है। तो 2 राजधानियों का चेंज इस समय में कर दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम देखिए क्या है यहाँ पे, अगर प्रॉब्लम की बात करें कि बंगाल का ये वाला जो इलाका है पश्चिमी बंगाल जिसको हम कहते हैं, पश्चिमी बंगाल के अंदर रहने वाली मेजोरिटी की जो संख्या थी वो हिंदू पॉपुलेशन थी। कौन थी? हिंदू पॉपुलेशन थी। और अगर हम पूर्वी बंगाल को देखें या असम के इलाके को देखें, इन सबको इन्होंने एक तरफ कर दिया, जिसकी पीछे कारण यह था कि यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम बहुल्य थी, ठीक है। अब एक तरफ हिंदू बहुल्य जनसंख्या को कर दिया गया और एक तरफ मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या को कर दिया गया। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि क्या कर दिया है, एक बंटवारा कर दिया हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर, ठीक है। तो एक हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी का बंटवारा हो गया। दूसरा, ये बंगाल कलकत्ता का जो इलाका था जिसके अंदर बिहार का भी कुछ इलाका आता था और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट इसके अंदर आता था, यहाँ जो भाषा बोलने वाले लोग थे वो या तो हिंदी का उपयोग करते थे या उर्दू का उपयोग करा करते थे या फिर अपनी रीजनल 1-2 उड़िया भाषा का प्रयोग किया करते थे। एक तरफ अगर कहा जाए तो हिंदू मेजोरिटी बोलने वाले लोग ज्यादा होते थे, ठीक है। दूसरी तरफ देखें ये है पूर्वी बंगाल, इसमें बंगाली बोलने वाले लोग थे। कौन थे? बंगाली भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग थे। और इसके अंदर असम की वजह से लोग उर्दू का भी उपयोग ज्यादा किया करते थे। तो पूर्वी बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पे बंगाली बोलने वाले ज्यादा और यहाँ पे हिंदी बोलने वाले ज्यादा, ठीक है। बांग्लादेश का बंटवारा ही क्यों हो गया? बांग्लादेश जब अलग हुआ, भारत और पाकिस्तान से जब अलग हुआ था, पाकिस्तान लेके चला गया था ना बांग्लादेश को अपने साथ में, है ना, बोल के चला गया था ना कि ये पूर्वी पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसे करके लेके चला गया था। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप को अलग क्यों कर लिया? भाषाई आधार पे। उसने बोला हम सब बंगाली बोलने वाले लोग हैं, हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें ये लेना देना नहीं कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम कोई भी समुदाय के हों, हमारी भाषा अलग है और हम अलग भाषा के लोग हैं, तो हमें एक अलग देश चाहिए। तो इस वजह से बांग्लादेश अलग हुआ अपनी भाषा के आधार पे, है ना। अब सोचो आप कि भाषाई आधार पर जब एक तरफ सारे लोग कर दिए जाएंगे, उसी का कारण बना बांग्लादेश का विभाजन जो बाद में हुआ।
तो उससे पहले जब अंग्रेजों ने ऐसी नीति चली होगी, ये चाल चली होगी कि बंगाल को 2 अलग अलग डिवीजन में क्रिएट कर दिया जाए, तो ये तो बहुत सोची समझी साजिश थी कि भारत के अंदर एक बहुत बड़े राज्य के ऐसे बंटवारे कर दो जिसमें हिंदू मुस्लिम की एक बंटवारा देखने को मिल जाए और भाषा के आधार पर बंगाली और हिंदी भाषा का बंटवारा देखने को मिल जाए। इस बंटवारे को लोगों ने भी सीरियस ले लिया, ठीक है। आगे चल के ये बंटवारा लोगों के मन में बैठ गया और वो मन में ऐसा बैठा कि हमेशा हिंदू मुस्लिम जो 2 एंगल्स थे उसमें एक डिस्प्यूट चलता रहा बंगाल के अंदर, और उधर भाषा के आधार पर बंगाली और हिंदी भाषाई लोगों में हमेशा एक डिस्प्यूट चलता रहा। बंगाल आज के समय में भी आपको बहुत अलग दिखता है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें तो दूसरे भारत के क्षेत्रों से अलग दिखाई देता है। उसका मेन कारण यही होता है वहां के लोग हिंदी भाषाई क्षेत्रों को पसंद नहीं करते, ठीक है। वहां के लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों को पसंद नहीं करते। जैसे साउथ का उत्तर भारत के साथ में हमेशा एक टकराव रहता है, देखते हो आप लोग कि साउथ वाले उत्तर भारत के लोगों को पसंद नहीं करते। क्यों? एक तो कारण भाषा का आधार है कि हिंदी बोलने वाले लोग इतना ज्यादा भारत के ऊपर कैसे प्रभावी। उनका एक का मानना ये कि हिंदी बोलने वाले लोग भारत के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा आपकी पॉपुलेशन या जनसंख्या को बढ़ाने वाले लोग हैं, जिससे रिसोर्सेज की कमी होती चली जा रही है, वो सब हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और दक्षिण भारत के लोग हमेशा डेवलप्ड या फिर विकासवादी नीतियों को अपनाने वाले लोग हैं। तो दक्षिण भारत हमेशा उत्तर भारत से नाराज रहता है। इस बेसिस पे वो ये तक कहता है कि हमें अलग कर दो, फिर देखो तुम भारत का विकास क्या होता है, फिर हम अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे। वो ये तक बोलता है ना, और ये बोला करता है वो। और इस बात के पीछे वो बहुत सारे लॉजिक्स देते हैं, क्योंकि केरला उनके पास है, कर्नाटका उनके पास में, हैदराबाद, तेलंगाना जैसी स्टेट उनके पास में, और ये सब बहुत डेवलप्ड इलाके हैं, बहुत डेवलप्ड इलाके, ठीक है। एक तरफ हमारे पास में यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ऐसे राज्य हैं। तो इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है अगर आप एजुकेशन या फिर किसी भी तरीके से करने की कोशिश करोगे, है ना। तो इस वजह से उसमें एक टकराव दिखता है। इसी टकराव का फायदा हमेशा अंग्रेजों ने उठाया भारत के अंदर, और उन्होंने क्या करा, बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, कांग्रेस तुरंत सामने आई और कांग्रेस ने सामने आके अपना मत रखा। कांग्रेस ने बोला कि ये भारत के अंदर वर्गों का विभाजन करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं और भाषा के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। कांग्रेस ने एक मुहिम चलाना शुरू कर दी कि इसके विरोध में हम लोग करेंगे एक आंदोलन, ठीक है। और वो आंदोलन का नाम क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 से ही शुरू हो गया बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन करने वाला व्यक्ति कौन था, कर्जन, लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। बंगाल का विभाजन जब हुआ तो बंगाल के विभाजन के बाद में भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन चला। स्वदेशी आंदोलन किसके कार्यकाल में चला, लॉर्ड मिंटो सेकंड के कार्यकाल में चला, ठीक है। मैंने बोला था ना कर्जन की 3 नीतियों को भुगता किसने, मिंटो ने भुगता, है ना। तो स्वदेशी आंदोलन इस समय में चलना शुरू हो गया। स्वदेशी आंदोलन में एक ही डिमांड उठाई जा रही थी बार बार, वो डिमांड ये थी कि भारत में बंगाल का जो विभाजन हुआ उसको रद्द कर दिया जाए, पहली चीज ये है। और उसी के पीछे लोगों ने एक नया कारण का उदय कर लिया वहां पे कि हमें अब चाहिए स्वराज। क्या चाहिए, स्वराज। अब हम तुम्हारे कंट्रोल में रहने ही नहीं वाले, हमें चाहिए सीधा स्वराज। कांग्रेस ने अपना जो है मत यही रख लिया कि अब हमको क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, और सेल्फ रूल लिए बिना हम अपनी यहाँ से बंगाल हो या कोई भी स्टेट हो नहीं छोड़ने वाले, और आपके हाथ में कोई भी कानून नहीं छोड़ने वाले। स्वदेशी आंदोलन इतना तेजी से आगे बढ़ा कि इसके अंदर हर मत के लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग एक दूसरे को भाई बना के, बहनें बना के राखियां बांधना शुरू कर दिए। मुस्लिमों ने जाके गंगा स्नान करना शुरू कर दिया, है ना, कि जो उनकी परंपरा से भी बाहर था वो नॉन मुस्लिम्स के साथ में जाके क्या करते थे, हिंदूज के साथ में भी जाके गंगा स्नान जैसी परंपराओं को अपनाया करते थे। हिंदूज ने भी क्या करा, साथ में जाके मुस्लिमों के मस्जिदों के अंदर से भी अनाउंस करना शुरू कर दिया या उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और ये सब कर क्यों रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को दिखाएं कि भाईचारा कैसा होता है, और भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा अभी भी है। ये भाईचारा दिखाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के कस्टम्स को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे यहाँ लॉर्ड मिंटो की एक चाल काम आ गई। वो चाल थी भारत के अंदर एक नया समुदाय बना देना जिसको मुस्लिम लीग बोला जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना उसने जैसे 1906 में कराई। मुस्लिम समुदाय का जो मेजोरिटी का हिस्सा था उसको मुस्लिम लीग ने अपने फेवर में करके स्वदेशी आंदोलन से अलग कर दिया, ठीक है। कुछ लोग अभी भी जुड़े रहे, लेकिन मुस्लिम लीग जैसी एक चाल ने भारत के अंदर स्वदेशी आंदोलन को तोड़ना शुरू कर दिया। अब देखिए और क्या क्या प्रभाव पड़ना शुरू हुए। 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन है। क्या था कांग्रेस का अधिवेशन, कहाँ हुआ था और किसने लीड किया था, बताओ।
बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले उसको लीड कर रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जब उस आंदोलन, जब पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन अनाउंस भी कौन करेगा? गोपाल कृष्ण गोखले अनाउंस करेंगे। अब ये कहीं पीटी में आपसे पूछ लिया जाए कि स्वदेशी आंदोलन को लेके किसने अनाउंसमेंट किया या किसने घोषित किया, तो आपको पता है किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जैसे स्वदेशी आंदोलन अनाउंस किया, यहाँ पे 3 लीडर्स एकदम आगे बढ़ के आ गए। कौन? लाल बाल पाल। और लाल बाल पाल ने सीधा बोल दिया आगे कि स्वदेशी आंदोलन हमारे अनुसार चलेगा। ठीक है, हमारे अनुसार चलेगा, क्योंकि आप लोग के अनुसार देख लिया आपने कैसे आंदोलन चलाते हो, क्या करते हो, और फिर आप लोग वही पेटिशन एप्लीकेशन ले लेके पहुंचते होंगे, और भारत ऐसे कभी भी आजाद नहीं हो पाएगा। बोले स्वदेशी आंदोलन अब चलेगा तो हमारे आधार पे चलेगा। तो बोले तुम कौन? तो बोले हम उग्रवादी। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को नाम क्या दे दिया? हम उग्रवादी दल हैं। तो बोले उग्रवादी दल का मतलब, बोले अब हम हर एक सहारा लेंगे, चाहे हमें डंडे के बल पे अपनी आजादी लेने पड़े, चाहे हम शांति से ले, वो हमारे तरीके। अब हम अपने तरीके से आजादी लेके दिखाएंगे। तो कांग्रेस के उदारवादी दल के नेताओं ने बोला, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम हम में से नहीं हो। ठीक है, क्या बोला? अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम हम में से नहीं हो। ये कॉन्फ्लिक्ट 1905 में शुरू हो गया। तब 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने जब इसकी सदस्यता करी, तो इधर उदारवादी और उग्रवादी में एक बड़ा डिवीजन होना क्रिएट शुरू हो गया। जो उग्रवादी दल था, उस उग्रवादी दल के नेताओं ने लगातार रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का लीडर बनाया जाए। आप हमारे नेता को क्यों नहीं बनाते हो लीडर? बार बार उठा के उदारवादी नेताओं को आप लीडर बना लेते हो, है ना? तो उन्होंने बोला कि इनको लीडर बनाओ, बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने क्या करा? फिर से क्या करा? गोपाल कृष्ण गोखले को नेता बना दिया। पहली बार उनकी बात नहीं मानी, चलो 5 का जैसे तैसे खींच दिया। 5 के बाद 6 का समय आया 1906। 1906 के अंदर कौन लीडर है बताओ कांग्रेस का? दादा भाई नौरोजी। वेरी गुड। दादा भाई नौरोजी अब कांग्रेस की सदस्यता कर रहे हैं, मतलब बेसिकली प्रेसिडेंशियल बने हुए, उसके प्रेसिडेंट बने। अब अध्यक्ष होने के नाते दादा भाई नौरोजी के गद्दी पे बैठने से पहले एक डिमांड फिर से उठी कि उग्रवादी दल के नेताओं ने बोला कि भाई बाल गंगाधर तिलक को नेता बनाओ। ठीक है, तो उग्रवादी दल के नेताओं की इस बात को फिर से नहीं माना गया, और उन्होंने किसको बना दिया? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कैसे नेता है? उदारवादी दल के नेता है। दादा भाई नौरोजी आए और दादा भाई नौरोजी ने बोला स्वदेशी आंदोलन चलेगा, लेकिन सिर्फ बंगाल में चलेगा। कहां चलेगा? सिर्फ बंगाल में चलेगा। बोले घटना कहां की है? बोले बंगाल की है। तो कहां चलना चाहिए? बंगाल में चलना चाहिए। उग्रवादी नाराज हो गए इस बात से। उग्रवादियों ने बोला घटना बंगाल की नहीं है, घटना भारत के एक हिस्से की है, तो ये भारत के पूरे हर एक राज्य में चलना चाहिए, भारत के हर एक हिस्से में ये आंदोलन चलना चाहिए। क्योंकि उग्रवादी इस आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन बनाना चाहते थे, एक राष्ट्र के दल का आंदोलन बनाना चाहते थे, लेकिन उदारवादी दल के नेता सिर्फ इसको बंगाल के आंदोलन के तौर पर देख रहे थे। तो उन्होंने क्या करा? उग्रवादियों ने डिमांड करना शुरू करी, नहीं इसको पूरे राष्ट्र का आंदोलन बनाओ। एक डिस्प्यूट ये क्रिएट हो गया। एक डिस्प्यूट पहला मैंने क्या बताया? नेता कौन होगा, है ना? उग्रवादी चाहते थे हमारा हो, उदारवादी चाहते थे हमारा हो। एक डिस्प्यूट वो। दूसरा डिस्प्यूट ये कि स्वदेशी आंदोलन कहां चलेगा? सिर्फ बंगाल में चलेगा, ऐसा किसका मानना था? उदारवादियों का। और पूरे भारत में चलेगा, किसका मानना था? उग्रवादियों का। दूसरा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। तीसरा डिस्प्यूट यहाँ पे शुरू हुआ। दादा भाई नौरोजी ने अनाउंस कर दिया स्वराज। ठीक है, बोले तुम लोग स्वराज चाहते हो, चलो स्वराज। हम आज से अनाउंस करते हैं कि भारत स्वराज लेगा और भारत अपने स्वराज के लिए आगे बढ़ेगा। उग्रवादी दल के नेता आगे बढ़े, उन्होंने बोला जिस स्वराज की आप बात कर रहे हो उसकी हमें डेफिनेशन बता दो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि डेफिनेशन हमें बता दो जिस स्वराज की आप बात कर रहे हो। तो दादा भाई नौरोजी ने उसकी डेफिनेशन पर कोई क्लियर वेरिफिकेशन नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्वराज का मतलब भारत का पूर्ण रूप से आजादी है या स्वराज का मतलब अंग्रेजों के अंडर में रहते हुए बंगाल की आजादी है। जब इस बात का क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया तो और डिस्प्यूट खड़ा हो गया। तो क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के दल के नेताओं का यह मानना था कि हमारे लिए तो स्वराज पूरे भारत की आजादी है ना, तो हम स्वराज के उस मत को रखते हैं। लेकिन अभी दादा भाई नौरोजी या फिर उदारवादी दल के नेता ऐसे मत को सही नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि उदारवादी दल के नेता बोल रहे हैं इस बात को कि अंग्रेजों के साथ में ही रह के भारत का विकास संभव है। तो वो अभी भारत में अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, उनसे आजादी नहीं चाहते थे। अब तीसरा डिस्प्यूट क्या खड़ा हो गया? स्वराज के ऊपर खड़ा हो गया कि स्वराज का एक्चुअल फॉर्मेशन है क्या। ठीक है, ये 3 बड़े डिस्प्यूट। आ गया समय 1907 का। 1907 के अंदर फिर से बात हुई कि अब कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। फिर डिमांड उठी कि बाल गंगाधर तिलक को नहीं बनाना है तो बिपिन चंद्र पाल को बना दो। ठीक है,
लाला लाजपत राय को बना दो, अरविंदो घोष को बना दो, इन लोग में से किसी को बना दो। इन्होंने फिर बोला नहीं, हम जो बनाएंगे वो अपने अनुसार बनाएंगे। और इन्होंने किसको बना दिया? 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस या घोष? बोस थे, घोष थे, रास बिहारी घोष थे। देखिए घोष और बोस में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। रास बिहारी घोष को इस समय कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया था। घोष को ऐसे याद रख लो, G फॉर गुड, G फॉर घोष, ठीक है, और गुड का मतलब उदारवादी हो गए, B फॉर बैड और B फॉर बोस, बोस का मतलब क्या हो गया? उग्रवादी लोग हो गए, है ना। ऐसे ट्रिक के तौर पर जैसे चाहे वैसे याद रख लो। लेकिन घोष थे यहाँ पे कांग्रेस के अध्यक्ष। अब जब रास बिहारी घोष को यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का 1907 का, तो उग्रवादी नेता बोले अब ये पानी सर के ऊपर चला गया और अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हर जगह आपकी नहीं चलेगी। तो 1907 में यहाँ पे हो जाता है सूरत का विभाजन, ठीक है। अब क्या हो गया? सूरत का विभाजन, जिसको कहते हैं सूरत स्प्लिट, ठीक। सूरत में ही क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और सूरत के अंदर एक बड़ा विभाजन हो गया, जिस विभाजन ने कांग्रेस को ऑफिशियली दो भागों में डिवाइड कर दिया। अनऑफिशियली तो उदारवादी उग्रवादी पहले ही डिवाइड हो चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली अब ये दो कांग्रेस बन गई भारत के अंदर। एक कांग्रेस का नाम था मॉडरेट फॉर्म ऑफ कांग्रेस, एक का नाम था एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ कांग्रेस। मतलब एक कांग्रेस उदारवादियों की है, एक कांग्रेस उग्रवादियों की है। उदारवादियों दल के नेता दादा भाई नौरोजी हैं और उग्रवादी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक हैं। अब ये दो कांग्रेस हैं और दोनों कांग्रेसों में से इस समय जो बहुत तेजी से आगे भारत में बढ़ी वो बढ़ी उग्रवादी दल की कांग्रेस। 1907 में जैसे ही सूरत का विभाजन हुआ, उदारवादी कांग्रेस के दल के नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने बोला उग्रवादी दल के नेताओं के स्वदेशी आंदोलन को आपको चलाने के लिए जो करना है आप लोग करिए और अंग्रेज आपके साथ जो करेंगे वो आप लोग जिम्मेदार हो, इसके अंदर अब हम लोग कोई सहयोग नहीं देंगे। उदारवादी दल के सारे नेता साइड हो गए, उग्रवादी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने अंग्रेज जहां मिलते थे हत्याएं करना शुरू कर दी, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिए। हिंसात्मक तरीके से स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया और पूरे भारत में इतनी तेजी से स्वदेशी आंदोलन फैला कि भारत के हर एक समुदाय, हर एक वर्ग और हर एक एंगल से पूरे देश में इस आंदोलन को बहुत तेजी से सबसे बड़े आंदोलन के तौर पर जाना गया। यह भारत का पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था जो देश के हर हिस्से में पहुंच चुका था। किसकी वजह से? उग्रवादी दल के नेताओं की वजह से। लेकिन जितना तेजी से फैला उतना तेजी से सिमट गया। क्यों सिमट गया? क्योंकि उग्रवादी दल के नेता किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं थे, हर तरीके का कानून का उल्लंघन करते थे और उनको पता था कि अंग्रेजों की कोई भी बनाए हुए कानून या कोई भी बनाए हुए अधिनियम हम नहीं मानने वाले और उन्होंने इसके खिलाफ में ही अपने आंदोलन चलाए थे। तभी हम इसको बोलते हैं स्वदेशी बायकॉट आंदोलन, मतलब बहिष्कार का आंदोलन चलाना कहा जाता है इसको। इन्होंने इस समय ब्रिटिशर्स की सारी गुड्स जला दी, सब जो भी वस्त्र मिलते थे जला दिया करते थे ब्रिटिशर्स के, जो उनकी रिसोर्सेज मिलती थी उठा के जला दिया करते थे। जहां गोरा दिख जाए भले से वो गोरा भारतीय क्यों ना उसे पकड़ के मारते थे, ठीक है। अब वो पकड़ पकड़ के उन्हें मारना शुरू कर दिया। अब ये हालत हो चुकी थी देश के अंदर कि हिंसा इतनी तेजी से बढ़ रही थी, इसकी रोकथाम के लिए सिर्फ एक उपाय था और वो उपाय था भारत के अंदर सेडिशियस लॉ के अधिनियम को लागू कर देना। 1908 में भारत में एक अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड मिंटो सेकंड के काल के दौरान, जिसको बोला जाता है भारत में सेडिशियस अधिनियम। सेडिशियस अधिनियम को हिंदी में आप लोग क्या कहते हो? देशद्रोह का अधिनियम पारित हो गया। अब भारत के जितने उग्रवादी नेता थे उन सबके ऊपर कौन सा कानून लग जाएगा? सेडिशियस लॉ या देशद्रोह का कानून लग जाएगा। और देशद्रोह उस समय क्या था? जो भी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में आवाज उठाएगा वो क्या होगा? सेडिशियस लॉ के अंतर्गत आता है और उसको तुरंत उठा के जेल में भेजना शुरू कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ही ये लॉ लगा 1908 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा कानून किसके ऊपर लागू होगा? उग्रवादी दल के सबसे बड़े नेता पे। तो किसको अरेस्ट कर लिया गया? बाल गंगाधर तिलक को। 1908 में बाल गंगाधर तिलक कैद हुए और 1914 तक जेल में रहे,
ठीक है। 14 तक वो देश से जेल से बाहर ही नहीं आए कि देश में किसी तरीके का योगदान अपना दे पाते। 6 साल उन्हें जेल में रखा गया। 8 में इनके जाने के बाद में इस समय में लाला लाजपत राय तुरंत चले गए देश छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी सेडिशियस लॉ लगा था। अगर वो देश में रुकते तो उनके ऊपर भी यही कानून पारित करके उन्हें भी जेल में भेज दिया जाता। लेकिन लाला लाजपत राय ने बोला कि अगर विदेश में रहूंगा तो शायद वहां से कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां चला पाऊं, है ना। तो उन्होंने क्या करा, वहां से क्रांतिकारी गतिविधियां चलाना शुरू कर दी। तीसरा कौन बचा? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल ने घोषणा कर दी कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। ठीक, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपने, बोले मेरा कोई मतलब नहीं है किसी तरीके के आंदोलन से और मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और संन्यास लेके वो अपनी नॉर्मल जो भी है जीवन में जीना शुरू कर दिया उन्होंने। बचे अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने क्या करा, उन्होंने बोला कि जो भी आंदोलन जिस तरीके के चल रहे थे उस आंदोलन के अंदर जो भी महत्वपूर्ण नेता थे वो भारत के अंदर नहीं रहे, तो उन्होंने अपना हाथ मिला लिया उदारवादी नेताओं के साथ में। ठीक है, अब आंदोलन के सारे टॉप के लीडर्स गायब, कोई बचा नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, अब जब कोई नहीं बचा तो क्या होगा, आंदोलन धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। यहाँ पे एक गलती बाल गंगाधर तिलक से हो गई थी। वो गलती ये थी कि जैसे ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन अपने हाथ में चलाना शुरू किया, उसी समय बाल गंगाधर तिलक पे एक व्यक्ति है वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन डे वाले नहीं, ठीक है, नाम है व्यक्ति का वैलेंटाइन शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल एक व्यक्ति थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को एक उपाधि दे दी और बोले कि अशांति का जनक है भारत में एक व्यक्ति जिसने पूरे देश में आग लगा रखी है, उसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ये अंग्रेज था और इसने बाल गंगाधर तिलक के बारे में ऐसा बोल दिया। बाल गंगाधर तिलक की गलती ये थी कि वो इमोशन में आ गए इस बात से, और वो इतना इमोशन इस बात को ले गए कि उन्होंने मानहानि का मुकदमा कर दिया वैलेंटाइन शिरोल पे। अब आप मुकदमा करोगे बरेली के अंदर से तो लड़ोगे पीलीभीत से थोड़ी, कहाँ लड़ोगे, बरेली में जाके लड़ोगे। इन्हें मुकदमा लड़ने कहाँ जाना पड़ा, लंदन। अब 1907 से 8 तक ये मुकदमा ही लड़ते रह गए, उसमें भी हार गए। ठीक है, वो भी नहीं जीत पाए। तो ये अपने इमोशनल फीलिंग्स को उस समय कंट्रोल नहीं कर पाए और 8 में जैसे ही वापस आए पुलिस ने क्या करा, अरेस्ट करके सीधा जेल में भेज दिया। अगर शायद ये गलती उस समय ना की होती तो स्वदेशी आंदोलन का एक नया रुख होता। अब वो स्वदेशी आंदोलन जो पूरे भारत में चल रहा था वो सिकुड़ के कहां पहुंच गया, सिर्फ बंगाल में। अब ये आंदोलन किसके हिसाब से चलेगा, जो उदारवादी दल के नेता चाहते हैं। उदारवादी दल यही तो चाहता था कि आंदोलन बंगाल में चले, पूरे भारत में ना चले, और उदारवादियों के हिसाब से 1909 से आंदोलन चलना शुरू हो गया। अब उनके हिसाब से जब चला तो अंग्रेजों ने बोला चलो तुम हम लोग के थोड़े पक्षधार वाले लोग हो, तुम लोग पे हम कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, ना तुम लोग के ऊपर कोई कानूनी एक्शन लेंगे। उन्होंने क्या करा, बोले चलो ठीक है, तुम लोग परेशान क्यों, बंगाल का विभाजन किया था हमने इसलिए, बोले चलो बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते। 1911 में आए और बोले हम आज बंगाल के विभाजन को रद्द कर देते। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। अब ये जो बंगाल का विभाजन आपको ऐसा दिख रहा है ना, वो रद्द नहीं किया गया था, बंगाल के विभाजन का फॉर्म चेंज कर दिया गया था, भारतीयों को बेवकूफ बनाया गया। बोला गया कि बंगाल के विभाजन को रद्द करना, रद्द नहीं किया गया, इस लाइन को ऐसे की वजह ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये विभाजन कैसा हुआ, अब ये विभाजन हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिवीजन हो गया इसका। ठीक है, अब विभाजन का जो फॉर्म था वो बदल गया, लेकिन भारतीयों को बेवकूफ बना के या शांत करने के लिए उस समय अनाउंस क्या करा गया कि हमने भारत के अंदर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। भारत क्या करा, इस बात में शांत हो गया और स्वदेशी आंदोलन को भारतीयों ने खत्म कर दिया। इसी समय में भारत की राजधानी स्थानांतरित कर दी गई। बोला कलकत्ता भारत की राजधानी नहीं रहेगी, क्योंकि कलकत्ता में सारे आंदोलन होते थे, कलकत्ता से सारी चीजें देखी जाती थी, तो अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, दिल्ली। तो इसलिए इसी समय में भारतीय राजधानी को परिवर्तित करके कहां पहुंचा दिया गया, दिल्ली। अब भारत की राजधानी क्या होती थी, दिल्ली भारत की राजधानी कहलाया करती थी। तो भारतीय राजधानी के तौर पर दिल्ली का परिवर्तन, कलकत्ता को पूरी तरीके से संभाल के अंग्रेजों ने तोड़ दिया, अपने पार्ट में डिवीजन कर लिया। और ये देखो बंगाल का जो डिवीजन था उन्होंने अपने अनुसार बंगाल का डिवीजन कर भी लिया, है ना। इन सब चीजों में भारतीय जो थे कहीं ना कहीं थोड़ा इस समय में बेवकूफ बन गए, है ना। और वही चीज अंग्रेजों ने यहाँ पर वापस और ज्यादा तेजी से भारतीयों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करना शुरू कर दिया। वरना स्वदेशी आंदोलन वो आंदोलन था जिसकी वजह से अगर उग्रवादी दल और उदारवादी दल एक साथ मिलकर लड़े होते तो शायद इस समय भारत को आजादी मिल गई होती। शायद इस समय के बाद में आप बहुत बड़े बड़े आगे चल के जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी इस समय बड़े लीडर्स आए, उनके नाम ना सुन पाते।
लेकिन अच्छा ही हुआ इस समय आज़ादी नहीं मिली, जो भी सर्कमस्टेंसेस हुए, क्योंकि अगर ये आज़ादी इस समय मिल गई होती तो शायद हमें संविधान का ये रूप आज के समय में देखने को नहीं मिला होता। सिर्फ आज़ादी मिली होती और हमें अपना संविधान का लॉ कानून कुछ चलाना नहीं आता, है ना, क्योंकि इस समय में हमें अंबेडकर साहब नहीं मिले, इस समय में हमें गांधी जी नहीं मिले, इस समय में भगत सिंह जैसा कैरेक्टर नहीं है हमारे पास में, सुभाष चंद्र बोस नहीं है हमारे पास में, और आज़ादी इस समय में मिली होती तो इन सब के बिना भारत कैसा होता उसका आप अनुमान लगा सकते हो। क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भारत को स्वतंत्रता दिलाने, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक मील का पत्थर साबित हो सकता था, एक मील का पत्थर साबित हो सकता था। परंतु इस स्वतंत्रता का प्रभाव, इस स्वतंत्रता का प्रभाव आने वाले मतलब जो नेता भी हमने बात की, गांधी जी, अम्बेडकर जी हो गए, आने वाले राष्ट्रवादी नेताओं पर अवश्य पड़ता। ठीक है, फुल स्टॉप, व्याख्या कीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की आजादी महात्मा गांधी के बिना कैसी होती, ठीक है, और उसको आपको लिखना था। वो आप तब लिख पाओगे जब मैं आपको गांधी का कैरेक्टर और उनके आंदोलन सब बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन अभी जो आपको दिया है, ये फ्रेम ऐसा किया गया कि गांधी ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ। इनके बाद आए हुए जितने भी क्रांतिकारी दल के नेता थे, क्योंकि बाद में अभी बाल गंगाधर तिलक का भी एक कैरेक्टर अलग देखोगे आप लोग, अभी वो वापस आएंगे और वापस आके उनके आंदोलन की गतिविधियां आप अलग तरीके से देखोगे। तो उनके आंदोलन की गतिविधियां किस तरीके से और किस दिशा में मुड़ गई और कैसे भारत ने अपनी आजादी की तरफ आगे बढ़ा, तो इन सब की बातों को हम लोग नो डाउट आगे चल के करेंगे। लेकिन अभी आपको इसके अंदर यह मेंशन करना है क्वेश्चन में कि भारत की आजादी अगर इस समय में मिल गई होती तो भारत को क्या बड़े बड़े लॉसेस हो जाते, क्या नुकसान हो जाते। अब उन नुकसानों के अंदर आप ये भी लिख सकते हो कि संविधान का विकास नहीं हो पाता, भारत को ये इतने बड़े कानून या फंडामेंटल राइट्स जैसे सिद्धांत नहीं मिल पाते, है ना, भारत को महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व नहीं मिल पाता, भारत को सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व की कमी रह जाती, और ऐसे तमाम लोगों का एग्जाम्पल लेके आप वहां पे मेंशन करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आंसर में फ्रेम करोगे। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और नहीं मिला क्योंकि ये फ्रेम करा गया क्वेश्चन है। और ऐसे में 4-5 क्वेश्चन और भी दे चुका हूं जिसके आंसर आपको नहीं मिले होंगे, लोगों ने बहुत मेहनत करी होगी फिर भी नहीं मिले होंगे, तभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अभी भी नहीं मिले, है ना। तो वो आंसर्स जो मैंने आपको दिए, इसमें अब आपको अपना लॉजिक लगाना है कि आपने जो चीजें पढ़ ली, जो समझ ली, उसके आधार पर अब इसको फ्रेम कैसे करोगे आप लोग, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखिए प्रॉपर, और उसके बाद बॉडी पार्ट में पॉइंट्स लिखना शुरू करिए। पॉइंट के फॉर्म में लिखिएगा, अंबेडकर जी का पॉइंट लिख दीजिएगा, गांधी जी का पॉइंट लिख दीजिएगा, संवैधानिक विकास का पॉइंट लिख दीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह का पॉइंट लिख दीजिएगा, और बाद में कंक्लूड करके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देना है कि 1947 में अगर आजादी मिली हमको, तो फिर उसके हमें इतने ज्यादा प्रॉफिट्स देखने को भी तो मिले जिसने भारत का विकास कुछ इस तरीके का कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अपने मन के अंदर किसी भी तरीके का, किसी भी लीडर्स को लेकर कोई मैल नहीं रखना है। भारत के अंदर सभी लोगों का समान योगदान है, उस योगदान को चर्चा करते हुए इसके अंदर लिखना है, क्योंकि कई सारे लोग नेहरू जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसको आंसर में झलकने मत देना आपने, क्योंकि कितना भी गलत हो, भारत के पहले प्रधानमंत्री और भारत की आजादी के समय सबसे प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में से एक है।
ठीक है। तो उन नेताओं के बारे में जब भी आप इन बातों को लिखोगे तो उन चर्चा को पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में जरूर लिखना। जहां आलोचना करने को यूपीएससी दे वहां आलोचना करें। वहां तो हो सकता है वो आपको गांधी जी की भी आलोचना करने को दे दे तो भी आप कर दीजिए आलोचना, अगर दे, ठीक है। लेकिन अगर वो कह ही नहीं रहा है आपसे आलोचना करो तो आप जबरदस्ती किसी चीज की आलोचना ना करिए, उनके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को लोगों के सामने रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब जितनी भी चीजें आपने पढ़ ली हैं इन सबको अच्छे से रिवाइज करना। कल का टॉपिक हम लोग का सूरत का विभाजन मैंने आपको बता दिया है। सूरत के विभाजन के बाद में यहाँ पे मुस्लिम लीग रह गई है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन और फॉर्मेशन के नेता कौन कौन से थे, मुस्लिम लीग का आगे चल के रोल कैसा रहा, किस तरीके से मुस्लिम लीग ने कार्य किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आ जाएंगे आपके 1909 के, जिसको 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तौर पे भी जानते हैं हम लोग, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। तो उस अधिनियम के बारे में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिले, उन परिवर्तनों की भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये दो बड़े जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मिंटो के समय काल में अगर कुछ घटनाएं उस समय में हुई होंगी उनकी बात करेंगे। फिर सीधा जो चरण शुरू हो जाते हैं इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रवादी आंदोलन तक पहुंचने के तरीके, और अब हम लोग राष्ट्रवादी आंदोलन ही शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 1915 के बाद की कहानी शुरू हो जाएगी। और 1915 के बाद से भारत में अब जो एक्टिव हो चुके हैं आके वो महात्मा गांधी हो चुके हैं। अब जितना भी हम लोग फेज पढ़ेंगे उसको बोला जाता है भारत में गांधीयन फेज, ठीक है। तो अब गांधीयन फेज की चर्चा शुरू हो जाएगी और वहां से लेके आजादी तक लगातार हम लोग चलते चले जाएंगे। लेकिन अभी तक जितना पढ़ा दिया है उसको जाके अच्छे से रिवाइज कर लो। आगे की चीजें तब ज्यादा स्पष्ट क्लियर होने लगेंगी जब आप पुराना रिवीजन कर लोगे, ठीक है। सारी चीजें अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। आज की क्लास को यही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस दे दो जिन्होंने लिखे हो। ये भी बच्चे क्या अब मिला तुम्हारा आंसर करा लिया और ये वाला क्वेश्चन कितने वर्ड्स में दिया था? कौन सा कल वाला? नहीं, ये वाला जो आज वाला।